ऊपर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 से अगर आप उठा के देखिए तो वर्ष 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए थे। 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यह बढ़कर 3279 हो गए। वर्ष 2020 में ये 5100 हो गए और वर्ष 2021 में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आम सहमति बनी, वर्ष 2021 में भी जो ये सीज फायर वायलेशन थे ये 664 थे। और मैं इसलिए ये आंकड़े सदन के समक्ष रखना जरूरी समझता हूं क्योंकि वर्ष 2004, 2005, 2006 और ऑलमोस्ट 2000 इन तीनों सालों में तो शून्य थे, पर वर्ष 2013 तक ये सीज फायर वायलेशन 100 से कम रहे थे। और ये जो आंकड़े हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल 2020 से जो पूर्वी लद्दाख में परिस्थिति है वो अत्यंत ही संवेदनशील है। चीन की फौज उन इलाकों में घुसी हुई है जिनको भारत अपनी सरजमीन मानता है और 2020 से लेकर आज तक जो परिस्थिति है वो और जटिल हो गई है क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, इमरान खान का मॉस्को जाना, इस झगड़े के बीच में 4 फरवरी को जो एग्रीमेंट साइन हुआ है चीन और रूस के बीच, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंटरिंग अ न्यू एरा, इससे परिस्थितियां पिछले और 3 साल में जटिल हुई हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के सरहद के सूबों पे पड़ता है और मैं भी एक सरहद के सूबे की यहां पे नुमाइंदगी करता हूं। तो इसलिए इस सरकार को बहुत ही गंभीरता से जो बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पे, वहाँ के वायलेंस पे, वहाँ की घटनाओं पे, उस पे जो उनका बयान आ रहा है वह बयान सही नहीं है, गलत है। आप हम नहीं, बिल्कुल। और दूसरा कि अभी इसी सदन को अवगत कराया गया है फर्स्ट सिटिंग में कि क्या वहाँ की स्थिति है, इसलिए एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था और विपक्ष का क्वेश्चन था। तो आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा। अगर आप मेरे वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको मौका मिलेगा, अब रिबट कर दीजिएगा। लेकिन बीच में जो गलत आंकड़े दे रहे हैं जिसको सदन में चेयरपर्सन सर सही आंकड़ों से Mr. Chairperson, sir, I find this incredible that minister after minister is standing up and interrupting. Does a member not have the rights to be able to articulate what he says in this house? Have they not read Article 105(2) of the Constitution? Are they not aware of the privileges which members of Parliament have? I mean, I find this to be highly objectionable. That you are not even allowing me to say, as a member of this house, what I have a constitutional right to say. आप कहिए, please. Supriya ji is saying that I should be flattered that all ministers are replying to me. So in that spirit, I will continue my... This is a privilege on the part of a member that the ministers are intervening. It's absolutely, it's a credit on you. So मैं अध्यक्ष जी बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे जो भारत की सरहद के ऊपर परिस्थिति है वो सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई कि उसके ऊपर जो चिंताएं हैं भारत की वो बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में रहे। दूसरा सवाल मैं अध्यक्ष जी उठाना चाहता हूं। आज मैं सुबह एक सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था और उस वक्तव्य में ये लिखा था कि 70% जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए उनको मार गिराया गया। 70% of those locals who had joined the militancy were neutralized.
पर जो चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय ये है कि क्या वर्ष 2019 से जो लोकल नौजवानों का इस आतंकवादी गतिविधियों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या वो बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि इस सदन में 8 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और 18 अक्टूबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च 2022 में हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने जा रही है? इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, आजकल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पे नए विधानसभा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रक्रिया से वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है और एक ये आम बात है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं वो कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। और इसके अलावा एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। 1822 में उन्होंने राज तिलक किया था राजा गुलाब सिंह जी का, तो इसलिए वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहाँ पे एंग्लो इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही नहीं, तो क्या जो वहां पे सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी को आप उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व देंगे, कुछ सीट्स को वहां पे रिजर्व करेंगे? इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात जो कही गई थी कि जब धारा 370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 99.9% जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point being, there is negligible interest by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that state. अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए, और मैंने ये आंकड़े सदन के समक्ष एक बारी पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं। जम्मू में जो 3 जिलों में इंडस्ट्री थी, जम्मू, सांबा और कठुआ, उसमें से जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 12,997, उसमें से 5,890 काम कर रहे हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुके हैं। और अध्यक्ष जी, ये बहुत चिंता की बात है कि अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन J&K करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा
नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट्स, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए, 5 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक 2213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बारी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जम्मू कश्मीर का पूरे अगर भारत को संज्ञान में ले तो उस मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे दिन वहां पे बंद रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है अध्यक्ष जी कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर ये सरकार अगस्त 2019 में चली थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को धराशायी करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू और कश्मीर का विकास, तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनके जो इंडस्ट्री है उसकी खुशहाली होगी, क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो मैंने थोड़े बहुत आंकड़े देखे हैं, जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री ने, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73% पैसा होम डिपार्टमेंट पे खर्चा गया है। तो अगर 73% पैसा आप सुरक्षा पे खर्च रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधरी नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद मिस्टर मनीष तिवारी जी। नाउ श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। जम्मू कश्मीर पर जो आज चर्चा हो रही है जिसमें बजट भी शामिल है, मैं वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव के साथ सहमत हूं और इसके पक्ष में खड़ा हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के रहते और धारा 370 की आड़ में शक्तियों का दुरुपयोग होता था। लोग, नौजवान नौकरी लेने के लिए सत्ताधारी मुखिया जो लोग रहते हैं उनके घरों के चक्कर काटते थे, रिश्वतखोरी का धंधा चलता था और लोग दरबदर होते थे। जहां पर जो विकास के लिए पैसा जाता था वो विकास पर ना लगते हुए इन्हीं परिवारों के आंगन के विकास में लगता था और जो प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो कई सालों तक वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म नहीं होते थे। लेकिन मैं महोदय बताना चाहता हूं कि आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में योग्यता के अनुसार रोजगार जो है वो प्रदान किया जा रहा है। जो पैसा विकास के लिए जाता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए जाता है उसी प्रोजेक्ट पर लगता है और जो वर्षों पुराने प्रोजेक्ट अदर में लटके हुए थे वो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हुए हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग मापदंड जो थे वो अपनाए जाते थे। जम्मू प्रोविंस जो है उसके साथ भेदभाव होता था
और कभी भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसे लेने के लिए जम्मू प्रोविंस के लोगों को धरने, प्रदर्शन, एजिटेशन करना पड़ती थी। उसके बाद मिले ना मिले वो भी कोई पक्का नहीं होता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का पूर्ण विकास हो रहा है और सामान्य विकास हो रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं कहूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर के बाग खुल गए हैं और जम्मू कश्मीर में विकास की गति जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और सामान्य रूप से कश्मीर घाटी हो या जम्मू प्रोविंस हो, सामान्य रूप से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो नारा सबका साथ सबका विकास, वो कारगर सिद्ध हो रहा है और विकास भी चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए आपको बताऊं कि जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के उन्हें वर्षों तक नहीं मिले, वो अधिकार अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है वो अधिकार उनको मिले हैं। जो अधिकार उन्हें वर्षों पहले मिल जाने चाहिए थे। मैं डीडीसी की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और बीडीसी के जो चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये लोगों को अपने अधिकार जो है वो मिले हैं और 3 टायर सिस्टम जो है उसकी स्थापना हुई है। पंचायतों को भी अधिकार मिले हैं। अब पंचायतें मिल बैठकर अपनी पंचायत का विकास कैसा हो, इस पैसे को किस तरह से लगाया जाए, उस तरह का विकास जो है वो जैसे वो चाहते हैं वैसे अपने विकास के लिए चर्चा करते हैं और वही विकास करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पुरानी सरकारों का दबदबा, परिवारवाद जो है वो अब खत्म हुआ है। स्वार्थ की राजनीति जो थी वो भी खत्म हुई है। लेकिन महोदय, मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ना होते तो इस कोरोना काल में देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का क्या हाल होता। लोगों को आज वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है और विशेष तौर पर वो जो गरीब लोग थे उन्हें फ्री में राशन भी जो मुहैया करवाया गया, ये बहुत बड़ा कदम जो था और सराहनीय कदम है। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों की चर्चा ना करते हुए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज एम्स की बात करो, आईआईएम की बात करो या रिंग रोड की बात करो, नेशनल हाईवे की बात करो, जम्मू एयरपोर्ट की बात करो, ये सारे कार्य जो हैं अब धारा 370 हटने के बाद जो है वो शुरू हुए हैं और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को कोई शिकायत नहीं है। विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोग भी खुश हैं कि जैसे कश्मीर घाटी में विकास हो रहा है वैसे ही जम्मू प्रोविंस में भी विकास हो रहा है और जो पैसा आता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है उस प्रोजेक्ट के लिए लगता है। और विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट था, बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें हमें आती थी। आज यहाँ पर नाइट सर्विस जो है वो भी चालू हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन का विकास जो है वो जोरों पर चल रहा है और जम्मू में चारों ओर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है। नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करूं जो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। रिंग रोड की बात करूं, पुरानी मांगों को लेकर भी बड़े सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिनको मंजूरी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ विकास हो रहा है। जम्मू शहर के आसपास और जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और फंड्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और विशेष तौर पर साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू तवी का विकास हो, चाहे रोपवे प्रोजेक्ट की बात में करूं और इसके साथ साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ में उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों बीडीसी जो विलेज डिफेंस कमेटी थी, आज उनको विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है,
उनकी जो बड़ी पुरानी मांग थी उसको भी पूरा किया गया है, उनको सही मानदेय मिले उसकी भी चिंता की गई है। इसके अलावा भी IRP की बटालियनें खड़ी की जाए, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो उसके लिए भी जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से, या फिर इसके अलावा भी कई कार्य किए जा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में भी कई सारे ऐसे बड़े प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, उन सब की मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन कई हेल्थ सेक्टर में हो, यहाँ पर 29 क्लस्टर मॉडल गांव स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं एक एकलव्य मॉडल जो बोर्डिंग स्कूल जो है उन पर काम चल रहा है। और ये बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी विकलांग लोग हैं उन सबको जो 3 पहिया साइकिल जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर शहरों के विकास के लिए 3112 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। ये अच्छी बात है, पिछले बजट से भी ज्यादा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा भी महोदय कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, और विशेष तौर पर जल जीवन मिशन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ी राशि जो है वो जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई है, ताकि हर घर जल जो है वो पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी काम हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से भी कुछ कार्य जो है वो किया जाए। कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, मैं चाहता हूं कि उन पर भी थोड़ा गौर किया जाए, और वो पोर्टल जो इस समय बंद है उसे खोला जाए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से वहां पर भी कुछ लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकें। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, कर्मचारी हैं, जो वहां पर अपनी सेवाएं जो है विभिन्न विभागों में दे रहे हैं, और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं वो नीड बेसिस है और अड़ाक बेस पर काम करते हैं, और वो रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं। कारण एक ही है कि उनको जो सही मानदेय जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें, ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। और ये एक बड़ी बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है, लेकिन उपराज्यपाल महोदय इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य है, लेकिन यह क्रम जारी रहे उसके लिए जम्मू कश्मीर की मदद जो है हमें करनी होगी। मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत बजट भी आपने रखा है, लेकिन 17-18 और 16-17 की कुछ काम ऐसे हुए हैं जो किस वजह से उन लोगों को उनका पैसा उनको नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। वो लायबिलिटी एक खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन पर, वो बकाया राशि जो है वो उनको दी जाए जिन्होंने वो काम किए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो ड्यूटी प्रशासन की जाए। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूं कि CRF माध्यम से बहुत अच्छे ब्रिज और रोड वहां पर बन रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण वो जो पैसा थोड़ा कम पड़ गया। अब ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुक गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि केंद्र अपने ड्यूटी प्रशासन ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ले लिए हैं, उन्हें किसी और हेड से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर जो है CRF के माध्यम से पैसा नहीं गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पैसा भी रिलीज किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूं तो रोजमर्रा ही हमारे पास लोग आते हैं, जोड़ियां इंद्री पत्तन टू प्रगवाल एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। और सांबा सुंब रोड और ऐसे कई ऐसे रोड और ब्रिज हैं, यहाँ काम रुका पड़ा है जिससे कि लोग जो हैं वो दुखी हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ रोड जो है बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वो जो एक 250 किलोमीटर का फासला था वो अब 190-92 किलोमीटर का रह जाएगा। वो सफर जो 7 घंटे का था वो अभी 3.5 या 3 घंटे तक सीमित रह जाएगा, और सारे लोग आराम से चल सकेंगे, जा सकेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो काम चल रहे हैं ये चलते रहे, ये जल्दी से संपन्न हो,
लेकिन इसके साथ साथ ही वो सारे कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी जल्दी से आगे बढ़े। कुछ IRP की बटालियन ने वहां खड़ी करने की बात हुई थी, कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें पास भी हुए, उनके अभी रिटर्न होने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को भी थोड़ी रियायत दी जाए जिन्होंने वो रिटर्न पास किया है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र पर आप बटालियन खड़ी करने जा रही थी, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के लिए केंद्र सरकार ने दिया था। उन बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए और नए जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जो BDC के लोगों के लिए आपने किया उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। यहाँ पर हमारे मनीष तिवारी जी जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि सीमा पर हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा पिछले दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों का जो है वो दौरा हुआ। मैं पुंछ, राजौरी और नौशहरा सेक्टर में भी गया और सीमावर्ती क्षेत्र में गया। वहां सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं आज अत्यंत खुश हैं, वो बहुत ही खुश हैं कि आज सीज फायर का पूरा पालन हो रहा है और वहां पर लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर मजबूर नहीं है, अपनी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार भी चला रहे हैं और अपने घरों में ही रह रहे हैं। रही बात डिलिमिटेशन की, यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया, वही पार्टियां नाखुश होंगी जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। ये भेदभाव पहले होता रहा है, आज वो भेदभाव जो है वो नहीं हो रहा है। आज सामान्य रूप से जिसका जो हक बनता था डिलिमिटेशन ने उसे वो हक दिया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं कि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा इंसाफ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Sri Sogadraj ji. Sir, I rise to speak on the Jammu and Kashmir budget. The budget is roughly about 1 lakh, expenditure is 1,12,000 crores, of which capital expenditure is 41,000 crores and revenue expenditure is 71,615 crores. This is a budget for bureaucratic expenditure. And as you know, sir, the expenditure is mainly on homes, police, on which 9,588 crores are being spent. Now let me first start by saying that I was opposed to abrogation of Article 370 and I am still opposed to it. It was a wrong step for which the country will have to pay in future. I think apart from fulfilling BJP's agenda, it had no other meaning. The finance minister in a speech has mentioned the concept of one nation, one constitution and one flag has been adopted in the union. This was Shama Prasad Mukherjee's slogan. Ek Nishan, Ek Vidhan. He was a good man, died unfortunately in Kashmir. But his slogan is being implemented by his successors. Presently, Srimati Nirmala Sitharaman. What is, you have read a budget. What is the meaning of this budget being read in Parliament? Why could not Jammu and Kashmir's elected representatives, their finance minister, give this budget? What is there in this budget of Nirmala Sitharaman that representatives of Jammu and Kashmir could not speak on? This is deprivation of the people of Jammu and Kashmir, their rights to have their own government. I am totally opposed to this undemocratic step. Sir, one gentleman called Mr. Kakru, he has written in the Kashmir Times about the situation today in Jammu Kashmir.
the per capita income in J&K is recorded less than average Indian. The literacy rate is recorded below the average in India. The unemployment among educated persons is recorded 22% against 7% in India. The electricity available to public for domestic purposes is this much. ये मेरा नहीं, ये तो अभी Kashmir Times 2322 is written by a Kashmiri. He is mocking you by saying that it's only 2 years interactive. Mocking you. No, आपको तो पोस्ट मिला है प्रोफेशनल हेकलर का, हम लोग ऑफिशियली दे देंगे प्रोफेशनल हेकलर मिस्टर निशिकांत दुबे, ठीक है? तो सर, आई वांट टू आस्क, व्हाट इज द finance minister seeking to achieve through this budget? Now let me also say that this budget is basically a revenue budget. Only 37% is capital. 63% is revenue. That means salary, establishment, similar expenditure. इससे तो Jammu and Kashmir will not change. See what Jammu and Kashmir people have to say about this. Sir, I was just reading some statements. The Jammu and Kashmir Chamber of Commerce, they said that budget has nothing significant for trade and industry. It's a big disappointment for traders and industrialists who are under mounting pressure due to restrictions and continuous setbacks in the last 2 years due to pandemic and its related problems. The government has announced certain benefits for overall development of the country. But what is missing in the budget is a big announcement for marginal traders. No, he is not yielding. Who were hit by the pandemic and expecting a relief from the Modi government. Sir, one opposition party in Jammu and Kashmir has said that this budget does not address the rising unemployment and unprecedented prices of all essential items of regular use. Due to lack of spending capacity, economy. Have I said anything wrong? Are you yielding? Are you yielding? No, I am not yielding at all. I am yielding, not yielding at all. No, sir. What rule? Let him speak after me. Sir, you give him, he is a professional heckler put up by the BJP to disturb anybody who speaks against them. Sir, टैगोर का एक पोएम है. Yes, I will. भय करे तो वो भय के नो तो जाए ना. No, his point of. जीतने के बाद भी. No, Saugat Royji, his point of order was in 349(1). Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. This is absolutely the business of the house. No, business of the house क्योंकि बजट आज पेश हुआ है सर, और वो बजट को कोट कर रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा, इस पार्टी ने ये कहा, बजट तो आज पेश हुआ ना, वो न्यूज़पेपर में कैसे छप गया सर? इसका मतलब ये पुराना स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं. Factually correct or incorrect is not a matter of concern. Whether it may be correct or wrong. नहीं, बिजनेस ऑफ द हाउस नहीं है ना सर, बिजनेस ऑफ द हाउस बजट है आज का, और बजट आज पेश हुआ है सर. See, what he is reading, Nishikant Dubey, what he is reading is with me also. This is from the library. This is from the parliament. तो बजट तो वो गलत है ना सर, वो पुराने साल का बजट है ना, या भारत सरकार का लास्ट ईयर का है ना सर. बजट तो आज पेश हुआ, वो अखबार में कैसे छपेगा सर? No. Yes, please continue. और यदि लीक I'll carry on. Sir. No, now, he is. Sir. एक second. He is reading about the budget just announced in the 1st February, in which allocation for Jammu Kashmir has already been stated that 35,000 something crores have been allocated, in which the trade and industry people have stated. He is quoting that. What is the point of order in it? I do not know. Yes, please continue. I do not know. Any single point of criticism. BJP is on a roll. They think that any single criticism must be opposed.
That is why they'll receive kudos from Mr. Modi. That, yeah, well done, boys. For all this is an effort to attract his attention. Yes, Sir, please. Now sir, come to the subject, please. Now, slowly. Sir, Jammu and Kashmir, I remind you of Sheikh Abdullah. He formed the National Conference in Jammu and Kashmir Conference in 1931. One of the main jobs of Sheikh Abdullah was to lead the movement for land reforms in Jammu and Kashmir. Later, he was such a nationalist that later Jammu and Kashmir National Conference converted to National Conference. And I pay my tributes to Sheikh Abdullah, who always stayed in the national mainstream. The country did not treat him well, but he never deviated from the path of nationalism. Now, what is the problem? From outside, we go as tourists to Jammu and Kashmir. We take a shikara ride on Dal Lake. We go to Pahalgaon and we go to Gulmarg. We go up the skiing slopes of Gulmarg. But the people of Jammu and Kashmir remain poor because there is not so much scope for employment. Land is limited. Even after land reforms, people have not received. The other thing is handicrafts. That is solely dependent on tourist inflow to Jammu and Kashmir. Now, what has the government successfully done to improve agriculture? And the other is floriculture, olericulture, pomology, that is development of fruits, vegetables and flowers. Now, how much Philip has these things received? The point is, the point Mr. Amit Shah made in this house, I remember that very clearly that day. He said, we'll control militancy. We'll bring Jammu and Kashmir into the national mainstream. Now, there is this young minister, I have got a speech by him. He has given me a reply. He has given me a reply only in the month of December. See, Nityanand Rai, young minister. He said that I mentioned the death of armed police personnel in J&K. On 13/12/21, a police bus carrying police personnel was attacked by terrorists. 15 police personnel got injured, among them 3 died. Further, on 10th December, some terrorists fired upon police station Bandipura. In this incident, 2 police personnel received injuries. Again, 2 terrorists responsible for the incident have been killed. He said that government has adopted a policy of zero tolerance. But you know what is happening in Jammu and Kashmir? I have got a very nice report, sir, which says that J&K drop in law and order in sir. I read from his letter. मेरा नाम नहीं है इसलिए उस पर एक यही होता है. हाँ, मैं वही पे जो आप बोल रहे हैं उसी पे कर रहे हैं. मेरे जवाब का महोदय, मेरे जवाब का एक पार्ट बोल रहे हैं. सही तथ्य जो पुलिस पे अटैक. अच्छा, हमको क्या हमारे उनको पूरा जवाब पढ़ना चाहिए. आंकड़ों को हमने दिया है. मेरा कोई काम नहीं है. बात यह भी था कि हमारे जवानों ने हमारी जम्मू पुलिस के साथ मिलकर सीएपीएफ और मिलिट्री ने कितने आतंकवादियों को मारा है, वह भी आंकड़ा उसी में है. तो जरा कृपया अगर पढ़ें तो बड़ा. अच्छा, आतंकवादी सर, लोगों को मारने में क्रेडिट सर. आतंकवादी को मैं बोल रहा हूं सर. आतंकवादी कितने आतंकवादी मारे गए हैं उसकी बात मैं कह रहा हूं. सर, ये मंत्री जी को जो धीरज जिसको कहता है, पेशेंस कम है, उम्र कम है, इसलिए मैं उनको माफ कर देता हूं. हाँ, यह है कि मैं गलत चीजों को सुनना नहीं चाहता हूं. धैर्य तो पूरा है, लेकिन हमारे जवानों ने, इस देश के पुलिस जवानों ने, मिलिट्री ने, सीएपीएफ ने किस प्रकार से आतंकवादियों के सफाई में लगे हैं, उसको भी तो इनको कहना चाहिए, गर्व करना चाहिए इनको उस पे. सर,
I am now slowly winding up. Yes. Sir, very important report. J&K, drop in law and order incidents. Please, But, please. sir, listen to this. Please. But uptick in militant recruitment. क्या हो रहा है? Gogoi, please. Sir, what is happening in J&K? That incident, huge number. You have posted 3 lakh army personnel in J&K. You've got huge CRP, BSF, CISF, and the work. So incidents have become a few less. But what is worrisome is there is an uptick in militant recruitment. Sir, between January and December 2020, 225 militants were killed by security forces. 90 in Kashmir, 13 in Jammu. Sir, but the improvement in terms of, on counts of terrorism, there are more people joining the militants every day. This is happening why? Because there is no democracy, functioning democracy in Jammu and Kashmir. They say that we have held the panchayat election. Every other day, sarpanches are being killed by terrorists. Sarpanches do not come out of their houses. So the promise made by Amit Shah that Jammu and Kashmir will improve significantly has not been redeemed. Yes. Sir, I end with saying that you must. Nirmala ji, I know, is not the boss in this matter. Amit Shah is. She has only brought the. She has only brought the budget. But Jammu and Kashmir must have elections, assembly elections at the earliest. This excuse given that we are doing delimitation, that's a bogus. Yes. That's a bogus excuse. You must have elections to the assembly in Jammu and Kashmir. You must have a proper representative government in Jammu and Kashmir. And the way to win away militants from the young people from the path of militancy is to give them the offer of participating in open election and also in giving them jobs. Unemployment is the biggest problem in Jammu and Kashmir. Development is the biggest problem in Jammu and Kashmir. And this government had significantly, signally failed in providing employment and jobs. Thank you. To the people also in ensuring development. They talk of big projects, sir. We'll build a road from Katra to Amritsar. We'll build a road via Jojila Pass to Ladakh. We'll build a road to Pahalgaon. No, that's not enough. Jammu and Kashmir live in small, small hamlets. Whether those hamlets are connected, that's how. And I want to ask them last of all, what happened to your promise of rehabilitating Kashmiri Pandits in the valley? They have not re-established one single Pandit family in the Kashmir valley. This is all tall talk. Ek nishan, ek vidhan. ये बीजेपी का political slogan उसी का budget है. That's why I oppose the budget. Thank you. Thank you, Saugata Rai ji. Sri Srinivas Reddy ji. Thank you very much, sir. Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this issue. The YSR Congress Party has always reposed our trust in the wisdom of Honorable Prime Minister and the Home Minister to bring Jammu and Kashmir closer to Delhi and the rest of the country. To a large extent, sir, this has been achieved. The expediting of connectivity projects like Chenani-Nasri Tunnel and Navigo Tunnel has ensured this bridging doesn't remain mere talk, sir. Sir, it was a dream actually, sir, for all the South Indians, whether we can go to Srinagar or Leh, Ladakh or Pahalgam.
But after the abrogation of Article 370, our Honorable Prime Minister and Honorable Amit Shah ji has brought the dream into true. That's why actually, sir, in my lifetime I have not gone to Kashmir any time. But no, sir, I went 2 months back on a committee tour. So it was so attractive that people have missed. I have missed for a long time. And that I've been actually educating all the South Indians to go and visit Srinagar or Pahalgam or Leh and Ladakh, sir. So now the development we are seeing there in that place. A lot of development is there. But actually for the tourists, budget tourists we'll have to promote there, sir. When we have gone there to that place, all the airports are also filled with passengers, and the railway stations also filled with passengers and bus stations also. So that now, due to COVID, for almost 1.5 years, sir, the tourists they could not able to go to that place. Now it is actually slowly increasing and booming. The employment locally also, sir, it is people are getting employed there for all this because activities now. And my request to you, sir, to you also, to our Honorable Finance Minister, the budget tourists have to be encouraged, sir. It is not the luxury tourists. There will be only few people only can afford to go there means. It is not, the Kashmir has been shown to the entire country, sir. The foreigners, a lot of foreigners also have been coming also here to this place. Sir, I request through you, sir, Honorable Finance Minister, here, actually, sir, very shortage of, power is there. Even though, Ratil and Kiro hydroelectric projects, have been actually sanctioned, only, 500 crores have been given also for this Ratil and Kiro. Ratil projects, sir, about 820 megawatts, sir. Otherwise, 6,500 crores, JK and Jammu and Kashmir government is paying also for buying the power, sir, into the state. Sir, unemployment, as my boss, my Saugatraji, Dadaji has told also, sir, that unemployment is there. There is no doubt about it. Because all these years, the development used to be there, but the development is to be a structural development, not a concrete development. Now I request to you, sir, Honorable Finance Minister and Home Minister also, sir, the employment potential is there. If they go on develop also, the industrial development is required, sir. Sir, especially if you see that weavers community, sir, you know pretty well that Kashmir shawls are very famous also. And Kashmir shawls, now, for weaving that also, sir, hand-woven, people are there. But especially if you see that also Pashmina shawls, very famous Pashmina shawls are there, sir, available. But there is no actually, sir, support from the central government or state government there for the weavers, sir. That is very much required, sir, so that it has got an international market, sir. Then only local people will get employment and it will give also revenue, sir. Not only that, sir, if you see that budget lands also, local revenue, own revenue is very, very less, sir. Center is supporting a lot actually for this J&K. How long you can support that also? Unless you develop locally the potentiality to earn the revenues, everything, then it is not possible for anybody also to support for a long time, sir. Sir, locally now, all these irrigation projects have to be also. So we are happy to know that also, sir, MOUs have been executing also Uri, Dulhasti and Savalkot projects, sir. When these projects come into the action, then only the power also, generation also can be done. See, altogether it's a cycle actually, sir, even though it is spread over longer areas, sir. J&K is not a small. It's the head of the country. It's a prestigious place also for anybody. And we don't want to see only in films, sir, the Srinagar all these places. We want to show the reality. That means you have to encourage the tour operators to actually like all these our committees have been sent to J&K. Actually, this marketing also have to be done in a big way, sir. Tourism should take it up, sir. Sir, I must tell you, sir, this year, two substantial allocations have been made to the Ratil and Kiro hydroelectric projects in the budget. It is compatible, sir. It is very much required also to do that. But as a member of parliament from Andhra Pradesh, I like to point out, sir, the disappointing parallel with respect to allocations made for the Polavaram project, sir. The Polavaram project being a mega project,
with a capacity to generate 960 megawatts, said to be one of Asia's largest projects, sir, have been allocated a 320 crores in 2022-23 by the Jal Shakti Minister, sir. I would like you also to convey it to the Honorable Finance Minister. This also has to be looked in, sir. And JK, sir, no, J&K is, because, sir, my initiatives, the tourism industry is very much also, as I told, sir, budget to tourists have to be attracted there. The 786 crores have been allocated also for this state. But actually, now the 786 crores, in what form it is going also has to be also highlighted to all the members, sir. Then only, it can be seen. Sir, funds for reviving Nagdin Dal Lake have been made in 2022, which will create a more conducive tourism ecosystem in Srinagar, sir. Sir, not only that, Dal Lake has to be encouraged, it has to be, maintained very clearly, sir. The ecosystem is very much required, and meager funds are not required, sir. Once for all, you have to create a big atmosphere there so that you can attract a lot of tourists, sir. And other efforts to improve the crowd management, Vaishno Devi famous temple, sir. The temple, lakhs of people are also visiting the temple, sir. Some facilities have to be increased there in that place. But, during the 2-3 months period, heavy rush will be there, but pilgrims will not be provided also with much facilities, sir. Sir, the approved development new trekking routes in various wildlife protected areas in a good move. And sustainable ecotourism should be promoted to help domestic and international tourists discover the beauty of the atmosphere. Sir, it is no wonder that, 80,000 tourists have already visited J&K in the 6 weeks since the reopening of the Omicron, sir. Sir, as our colleagues have mentioned about Kashmir Pandit, sir, post-abrogation of Article 370, less than 1,000 Kashmiri Pandits have returned to Kashmir for taking up the jobs that have been provided to them under the rehabilitation package framed in 2015, sir. Sir, the policy is not wholly sufficient to ensure rehabilitation and permanent rehabilitation facility. We are marking the budget for their settlement process, as most of them are still living in camps for the 32 years, sir. Sir, the initiative of making the Srinagar National Highway and Express Highway is a good move. There has been a doubling of the blacktopping and mascading of roads in J&K in the last few years, sir. Sir, this government is doing a lot for J&K, sir. I would like to know, because Lieutenant Governor has pointed out that investment proposals of 25,000 crores have been received. We have hope all these facilitated into actual investments on the ground, sir. Sir, my last request to you that also, sir, the roads have to be developed, sir, there in that. See, in the Central Road Fund, only 94 crores have been allocated to Jammu and Kashmir, and only 16.4 crores have been released, sir. I request you to increase more also there in that, sir. Sir, I'm going to tell you one more thing, sir, which my colleague has told. Kashmiriyat, Insaniyat, and Jamhuriyat will be realized when the peace is quickened on achieving delimitation, sir. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Srinivas Ulurudi. Now the Honorable Minister, Sri Jitendra Singh, would like to intervene. Please. Thank you. Thank you. But next time I'll certainly present one to Dada. Yes, Minister. But Dada, next time I'll present one to you. Thank you, respected Speaker, sir. I think in the last couple of minutes, the most amusing part of this discussion is that we are virtually discussing everything but the budget. But nevertheless, I'm glad at least Dada hinted out to the amount of the budget that is going to be allocated for Jammu and Kashmir. But since I said everything else has been discussed but the budget, so I think sensing the sense of the House, some of those points also need to be responded. Dada is our senior, our guru, a veteran. But Dada, forgive me, I thought you were a reasonable Bengali intellectual. Yeah, I still believe. But, and yes, I appreciate you
mentioned our founding member, Sama Prasad Mukherjee, in complimentary terms. But you would also appreciate that, and you also refer to the slogan, the mantra given by him, Ek Vidhan, Ek Kisan, Ek Pradhan. And you would also appreciate, like a good Bengali, when Sama Prasad Mukherjee gave this mantra, there were virtually no takers around. But he followed the dictum of another great Bengali, the son of Bengal, Rabindranath Tagore, कि जादे तो रिडक्शन चले एकला चलो रे, जादे तो रिडक्शन है कि ना चेतो बे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे. So, I belong to an organization which has a rich legacy connected to the land to which Sama Prasad Mukherjee belonged. But what I was little confused when Dada suddenly took a turn and said that all this is being said to appease the Prime Minister so that he says good boys. So, no, but what I'm trying to say is, Dada, you reminded me of Rabindranath Tagore's poetry. Just now which I mentioned, Ekla Chalo. And you also reminded me of Shakespeare when you said that. E tu Brutus, Julius Caesar. I thought Dada also talking like that. So in your brief discourse, you have taken me from Tagore to Shakespeare. But my moot question, before I respond to some of the points, is, our friend Manish ji is not there. We have known each other for a very long time. We are very close to each other. And he too belongs to a border area and has faced the threat of terrorism for a very long time, including his family. I thought he would start by complimenting us that on the lines of the Wagah border, we have also started something at the Suchetgarh border, where we have similar exchange of salute in the evening. Suchetgarh border is the border. But having said that, जिस तरह से मनीष जी ने सारा सुनाया कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद ये हुआ, वो हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया, और 370 अनुच्छेद हटाया, और क्यों हटाया? तो let me first begin by placing a small question. क्या कांग्रेस पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस आज ये कहेगी कि अगर वो वापस आए तो 370 वापस लाएंगे? हाँ, ये बोलो. So let's settle down this question. You don't say that because you know what the public sentiment is. So you want to beat about the bush and have it both ways. Yes, Honorable Minister, please address it. दूसरा, मनीष जी ने भी कहा, दादा ने भी कहा कि गृह मंत्री जी कह गए थे द स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड. ये कब होगा? शायद कांग्रेस को याद नहीं है, पंडित ने
because it's a constitutionally constituted body, so we respect its integrity. We don't have to question its motives. Now, industry. I think Manish ji would appreciate if I just correct his figures. वो कह रहे थे कि बाहर से कोई निवेश नहीं हुआ. Officially, more than rupees 50,000 crore has already been invested in Jammu and Kashmir. And leading houses, including the Apollo corporate in the medical sector, Haldiram, and so many leading houses have already put in their investments over there, and it's in the process of acquirement of land, etc. Lulu, yes. अब आ गया employment का. See, there, like rest of the country, have been issues of employment. But no government in the world can give a salaried government job to each and every individual. But yes, I agree. For a responsible government, the duty is to prepare means of livelihood. And now the question is why these means of livelihood were not made available. सरकार आती अपनी मनमानी से नियुक्तियां करती गई. We have over 1 lakh daily wagers now, and government is seriously working on that, both the Home Ministry at the center and the Lieutenant Governor's office, to find out a solution how best to address their problem. Because वो ठगा गया उनको, उनका अपना तो कोई कसूर नहीं है. उनको कहा गया ये जम्मू कश्मीर पैर फंसा दीजिए, बाद में खुद ही परमानेंट हो जाएगी. But we have all the sympathies for them. They have been left in a lurch and fending for themselves for a few thousand rupees. But we have accepted that challenge because there are certain complications involved. कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें litigation ना आए, जिसमें जो दूसरा youth unemployed है उसको बेचैनी ना हो, वो इतराज ना करे. But we are seriously seized of the matter. अब मनीष जी ने कहा कि रिजर्वेशन होनी चाहिए माइनॉरिटीज की. हैरत की बात है, इतने साल कांग्रेस रही, उन्होंने नहीं सोची ये बात. अगर ये आपको ज्ञान पहले आ गया होता तो आप हमारे से क्यों मांग करते, खुद ही कर दी होती. आपने तो माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाया, सिख समाज उसकी मांग करता रहा, क्यों नहीं बनाया. I don't want to go into that history because that will trigger something else. Dada also expressed concern that there is 73% of the budget to security. 63. And Manish ji also. But Dada, you may be right, but Manish ji से ये कहूँगा कि उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की विरासत है जिसको भुगतने के लिए इतना बजट वहाँ लगाना पड़ता है. If the militancy and terrorism were not allowed to flourish in the manner they did, with the tactic connivance of the government in place, maybe we would not have reached such a stage. As of today, ये गलत है कहना. I have the figures with me. If the speaker allows me, I'll just read out one or two important, those figures which are pointed out by my friend Manish. He was particularly mentioning to the infiltrations. Now, as far as infiltrations are concerned, in the year 2010, during UPA 2, there were 489 attempts made. When this government came in and we took the oath on the evening of 26th May 2014 under Prime Minister Modi, in that year 2014, the number of infiltration attempts were 222. In the last year, that is 2021, under Prime Minister Modi, the number of attempts has come down to two figures, just 77. And this year, in the last 2 months, it's been only 7. Sorry, only 4.
So last full year, 12 months, it was 77. This year, in the first 1 month or so, it has been only 4. Now compare it to the huge numbers. So why don't the you figures speak for themselves? Minister sir, why don't you give a status pre-Article 3 abrogation, pre-Article 370 and post-Article 370? Yes, I have that also, Honorable Speaker. And if you allow me, I will give you that also. But I have actually, why I didn't go into data, because my colleague, MOS Home, Nityanand ji, has already furnished this as a reply to the House. I, in fact, have only borrowed that from the library of the Parliament. So it's already in the... Even subsequent statement will be good enough. Sure, we can. I can also suggest to MOS Nityanand ji कि एक बार फिर से statement देके सारे figures दे दिए जाए. Thank you. Sir, now the point is, as far as development is concerned, I am not going to detail about it because it will be repetitive. Jugal Kishore ji ने पूरा आपको बताया. Not only new projects have been introduced, but some of those projects which were of national interest, which were of vital interest, were also held back. Now again I am going to Gaurav Gogoi ji. 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, जब पंडित जी प्रधानमंत्री थे, जनरल अयूब खान थे पाकिस्तान में. उस ट्रीटी के तहत इंडिया गॉट 3 रिवर्स, Pakistan got 3 rivers. Indus, Jhelum, Chenab went to Pakistan. This is sharing of the river waters because partition had happened, so this was another issue pending. India got Satluj, Vyas and Ravi. Ravi being the biggest. जब भी हमारा पाकिस्तान से कोई झगड़ा होता तो कोई बुद्धिमान नेता खड़ा होकर के कह देता कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए. It happened about 4 or 5 years back, and I raised this issue कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए, उनको शायद इस बात का भी इल्म नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं कि हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान जा रहा है. इंडस वाटर ट्रीटी के साथ the major share of the Ravi was our major water. There was a dam called Shahpur Kandi. During Sheikh Abdullah's regime, it was conceived and also stalled. रोक दिया गया. Why? Maybe there was some rollback consideration कि कौन से region को. It would have irrigated and made far surplus the entire border belts of Punjab and Jammu and Kashmir. As a result of which, the entire share of India's water through river Ravi was flowing into Pakistan. It was only with the personal intervention of Prime Minister Modi, 2 years back, fresh draft was prepared, and this, I think, dam, the project is going to be completed by this year end onwards. Yes, Minister, now I think... Yes. So what I'm trying to say is... Yes, yes. Talking about Ravi rivers, Dada, Ravi river is as much yours. See, Dada, Ravi is as much yours as Hooghly is mine. right? Don't you agree? जैसे बंगाल का हुगली है. Yes, Minister, please. So what I am trying to say, Honorable Speaker, that these are serious subjects. Let's not get into the politicking of it. Let's take the rationale of it. And it's very easy to say, अरे साहब, जब से हुआ तो ये हो गया. मैंने उस दिन भी कहा था कि पहले हमें रामराज छोड़ के गए थे क्या, जो हमने बिगाड़ दिया. और अगर वाकई if you have this conviction, if you are saying this with conviction कि 370 के हटने के बाद ही सारा तहस-नहस हुआ, then have also the courage to say that if Congress comes back tomorrow, our main agenda would be, we would restore 370. वो भी नहीं कहते आप, क्योंकि लगता है कि फिर एक आज जो प्रदेश बचा है वो भी जाएगा. So let's be rational, let's be grounded in making arguments on a subject as sensitive as Jammu and Kashmir, and I hope in the rest of the discussion when we hear the Finance Minister, we'll confine ourselves concentrating only on the budget. Thank you. You have started your speech. Thank you. Thank you, Minister. Now, Sri Sunil Kumar Pintu. He started his speech that nothing about budget. And the entire responsibility is now shifted to the Finance Minister to answer.
Yes, Pindu ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आज जम्मू कश्मीर के बजट पर के पक्ष में जो 22-23 के लिए लाया गया है सदन में, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं अपने दल की तरफ से खड़ा हूं। इस बजट के अंदर में 35,581.44 करोड़ का जो ग्रांट एवं लोन दिया जा रहा है, जो पिछले साल से 876.88 करोड़ की राशि ज्यादा है। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ की राशि अलग से इसके अंदर में लोकेशन किया गया है। सभापति महोदय, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर जो पहले सबसे ज्यादा वहां पर जो उग्रवाद तथा पत्थरबाजियां और हमारे वहां के नौजवान जो पथ से भ्रमित हो गए थे, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री के नेतृत्व में वहां पर विकास की जा रही है, जिससे वे लोगों इस विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया। जिन बच्चों के हाथ में कल पत्थर था, आज उन बच्चों के हाथ में कलम और कंप्यूटर है और वो देश की मुख्य धारा से जुड़कर वहां पर इस विकास में साथ देने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक सबूत ये भी है कि वहां पर जब लोकल बॉडी का और सरपंच और प्रमुखों के प्रधान के चुनाव कराए गए तो लोगों ने उस चुनाव में भाग लेने का काम किया और अपने लोकल जनप्रतिनिधित्व को चुनने का काम किया, जिनके ऊपर उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया। महोदय, इससे पहले जब बजट में जम्मू कश्मीर को जो राशि दी जाती थी, उस राशि का ज्यादातर हिस्सा वहां जो अलगाववादी थे, जो हमेशा कहते थे कि कश्मीर हमारा अलग होना चाहिए, उनके ऐशो आराम और उनके ऊपर खर्च होता था। पहली बार है कि अब भारत के बजट का पैसा जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च होता है। सारे अलगाववादियों के सारे खर्चे बंद कर दिए गए। पहले उनके एक एक खर्चे का भुगतान भारत सरकार के इसी बजट से उनको निकाल कर दिया जाता था। दूसरी बात मैं आपको सभापति कहना चाहता हूं कि जब 370 हटा तो पार्लियामेंट की पहली कमेटी ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म वहां गई थी। उसके माननीय सभी सदस्य यहां से गए थे। सौभाग्य से मुझे भी उसमें एक सदस्य के रूप में जाने का मौका मिला था। उससे पहले भी मैं कश्मीर गया था और उस समय जो मैंने कश्मीर गया तो मुझे बहुत जमीन और आसमान का फर्क दिखा। वहां के लोगों के अंदर में वो विश्वास दिखा कि भारत सरकार और इस देश की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और सदन की कमेटी हमारे सुख और दुख, हमारे बातों को सुनने के लिए, और हम लोगों ने कमेटी के अंदर में वहां सभी लोगों को बुलाया था, जो वहां होटल वाले हैं, जो शिकारा चलाते हैं, जो वहां टूरिस्ट को आने पर जो सारी फैसिलिटीज जो दी जाती है, उनके सुख दुख को सुना गया। उन लोगों ने बतलाया कि किस प्रकार कोविड के बाद इसको कोविड काल में जो हमारे कमर टूटे हैं, उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज की जरूरत है। बिना उस पैकेज के वहां के होटलों को सर्वाइव कर पाना, शिकारा वाले को सर्वाइव कर पाना, और वहां जो टैक्सी चालक है या जो वहां के लोकल लोग हैं जिनकी आय का स्रोत ही टूरिज्म है, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज देने की सख्त जरूरत है। इस पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। और आज सभी कमेटियां वहां जाना चाहती है और जो भी वहां से घूम कर आती है तो वो कहती है कि साहब पहले और आपके जम्मू कश्मीर में, कश्मीर श्रीनगर में बहुत सारे चेंजिंग आ गए। सदन में पार्टी की मजबूरी है, पार्टी का गाइडलाइन पर उनको बोलना है, जो भी बोल लें, परंतु सभी सदस्य ने जो भी यहां से अभी कश्मीर गए हैं, जो घूम कर आए हैं, और ये जो कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में और इस धरती पर स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर में है, तो आज दिखता है अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो देश और दुनिया का स्वर्ग आज आपको कश्मीर में दिखता है। ये आज वहां पर जाने पर लगता है कि हम अपने देश के स्वर्ग में आए हैं। पहली बार
लद्दाख को बजट में अलग से प्रोविजन दिया गया। 370 के बाद जो वहां हटने के बाद जो वहां लद्दाख को विकास किए जा रहे हैं, वहां स्टेडियम्स बन रहे हैं, वहां के बच्चों को खेलो इंडिया के तहत आगे बढ़ने का अवसर प्रदान मिल रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बच्चे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेशों में जाकर। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने वहां जाकर देने का काम किया। रह गई बात, अभी बात आई थी कि इसी सदन के सबसे सम्मानित बड़े सीनियर सदस्य हैं माननीय मनीष तिवारी जी, वो अभी बोल रहे थे। बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। मैंने देखा कि जब वो बोल रहे थे तो अपने बोलने के दरमियान में चश्मे को आंख पर से ऊपर रखे हुए थे और कह रहे थे कि कहीं भी जम्मू कश्मीर में मुझे निवेश नहीं दिख रहा है। मेरा अनुरोध होगा चश्मे को आंख पर लगाइए और उसके बाद आप देखिए तो जम्मू कश्मीर में निवेश दिखेगा। सिर्फ देश के लोग ही नहीं निवेश कर रहे हैं, विदेशी लोग भी आकर वहां विदेश के लोग निवेश कर रहे हैं। आज अरब कंट्रीज के लोग भी आकर वहां निवेश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो कश्मीर में शांति आई है, जो विकास हो रहा है वहां पर, जिसपे दूसरे देश के लोग भी अब वहां आकर निवेश कर रहे हैं, वो पहले की बात अब नहीं दिखती है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो जरूर इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल, जिसपे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को चित्रित किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा इस सदन के माध्यम से कि उसे पूरे भारत में टैक्स फ्री किया जाए। टैक्स फ्री की मैं मांग रखता हूं। कुछ राज्यों ने किए हैं, परंतु कश्मीरों पंडित पर हुए अत्याचार पर जो सही चित्रण करके जिस फिल्म को लाई गई है, उसको पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदया, आपने ये भी बजट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए लाया गया है। पीओके जो हमारा है, किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगले साल जब आप लाइए बजट, तो हमारे पीओके के भी विकास के लिए आप इस सदन में बजट रखें और ये सदन पारित करें कि हमारा वो हिस्सा है, उस पर भी हम विशेष ध्यान देकर उसको भी विकास करें और हमारे अपने उस हिस्से को अपने भारत में सम्मिलित करें। आज हमारा ये कश्मीर हमारे देश का ताज है। हम सब आज महसूस करते हैं कि हमारा कश्मीर हमारे साथ है। हमारे से जो अलग भाई हमारे हैं, वो आज वहां पर इस बात को विश्वास व्यक्त करते हैं, उनको अपनी मांग रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमसे जो हमें अलग किया गया है, हमें जोड़ने का काम करेंगे। ये उनके तरफ से जो मांग है, इस पर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आज वहां पर जो अमन चैन शांति है, ये अमन चैन शांति बरकरार रखने की हमें सबसे बड़ी जरूरत है। डिलिमिटेशन होने के बाद जब सरकार समझ में आवे, चुनाव कराएगी, लोग, वहां के लोग पूरी तरह लोकतंत्र पर और इस चुनावी व्यवस्था को मानते हैं। और खुद हमारे गृह मंत्री जी ने भी सदन के अंदर में बयान दिया है कि वहां पर जब समय आएगा चुनाव होगा। ये पूरे सदन की चिंता लगातार हमेशा से रही है कि हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हमेशा शांत बहाल रहे और वहां के लोग भी अमन चैन शांति के साथ इस देश के से जुड़े हुए रहे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इस पर बोलने के लिए, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डैनी सैनली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो बजट अनुपूरक मांगे हम जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये अधिकार तो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ असेंबली में होते, ये उनका अधिकार था। लेकिन
हमने इस सदन ने ही उनके उस अधिकार को छीना हुआ है। सरकार ने ये बाकायदे यहां वादा किया था आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर में इलेक्टेड असेंबली होगी, वहां के राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद से 1 साल से ज्यादा बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में रहे? ना इंटरनेट कनेक्शन था, ना टेलीफोन था, ना कुछ था। हम लोगों को उनकी पीड़ा उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये कुदरत ने हमें, जब कोरोना आया तो हमें एहसास हुआ, इस देश की जनता को, पूरी दुनिया को, कि लॉकडाउन की स्थिति कैसी होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के चुनाव वहां स्थगित न रखे जाएं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये अधिकार उनको दिया जाए। किसी से छुपा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात, पिछले 3 दशकों में कितने लोग वहां मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, 10,000 से ऊपर का आंकड़ा है हाफ विडो का। ये टर्मिनोलॉजी हाफ विडो, मैंने जब मैं कश्मीर गया था, जम्मू कश्मीर गया था एक डेलीगेशन में, तो मेरे सामने ये टर्मिनोलॉजी वहां पर आई। मैंने कहा ये हाफ विडो क्या है साहब? बोले हाफ विडो ये वो है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रातों रात गायब कर दिया गया। उनकी पत्नियां उनको ढूंढ रही हैं कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। और हमारे यहां, हमारी भारतीय संस्कृति में ये है कि अगर, मैं खाली इस्लामिक लॉ में बात नहीं कर रहा, इवन भारतीय संस्कृति में भी ये है कि जब तक अगर किसी औरत का शौहर, अगर किसी पत्नी का पति गायब हो जाता है, जब तक उसको सबूत ना मिल जाए कि हां उसका पति जिंदा नहीं है, तो वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति से 10,000 से ज्यादा हाफ विडोज जो हैं वहां पर झेल रही हैं। 50,000 बेगुनाह लोग वहां मारे गए हैं। और जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्स्थापित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि पिछले 2 वर्ष में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया? पिछले 7 वर्ष में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जम्मू कश्मीर के अंदर? आपके पास, मैं समझता हूं, कोई जवाब नहीं है। हां, आपने पिछले 7 साल में, बड़े अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने, हाँ आपने किया। जिस आतंकवादी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो आतंकवादी था जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, अफजल गुरु, उसको शहीद बताने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलाई थी। और आप कहते हैं उनकी बात, आप सिर्फ, यहां पर बात आई अभी कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो,
कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। और ये देश में जो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए जो इस देश में नफरत की भावनाएं पैदा करती है, नफरत की भावनाएं फैलाती है। हम कब तक गुजरात फाइल्स याद करें? हम कब तक कश्मीर फाइल्स याद करें? हम जो है हमें देश को, एक नौजवानों को देश के निर्माण में लगाना है, हमें बांटने का काम नहीं करना है। हो सकता है ये नफरत फैला करके आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए, आपको जो राजनीतिक फायदा हो जाए, कश्मीर जलता रहे, जले आपसे, आपको जो है दूसरे प्रदेशों में फायदा हो जाए, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से सभापति महोदय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भाई 2019 के बाद जब यहां पर कश्मीर डिस्कस हो रहा था, जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा को खत्म किया गया, जब जम्मू कश्मीर राज्य के टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीने गए, उस वक्त यहाँ बड़े जोर जोर से भाषण हो रहा था कि साहब अब जो है, मुझे भी कहा था सामने से गृह मंत्री जी ने उठ के कि अब दानिश अली आप भी जाकर के प्लॉट खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो जम्मू कश्मीर में, पहले नहीं खरीद सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उत्तर प्रदेश या गुजरात के लोगों ने कश्मीर के अंदर प्लॉट खरीदे हैं? कितना वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट के? मैं चाहता हूं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, मैं चाहता हूं कि वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, मैं चाहता हूं कि वहां पर अमन और शांति रहे। अभी यहाँ कहा कि अभी सुबह में आदरणीय स्पीकर साहब बैठे थे तो उन्होंने भी ये बात कोट की कि कितने, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा सांसद जो हैं इस लोकसभा के कश्मीर में, 300 के करीब सांसद कश्मीर गए हैं। मैं भी गया था और मैं परिवार के साथ भी गया था, लेकिन वहां पर शाम 6 बजे के बाद जो आपकी सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर, वो कह रहे 6 बजे के साहब हम भी आपके साथ नहीं जाएंगे, जाकर के होटल में बंद कर दिए जाते। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश के अंदर, मैं सिर्फ सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, और डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के वहां के चुनाव न टाले जाए, जम्मू कश्मीर के असेंबली बहाल की जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और एक आखिर में बात ये मैं कह के खत्म करता हूं कि ये सरकार आत्ममंथन करे कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा करके कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, बॉर्डर पर आज क्या स्थिति पैदा हुई है। इस जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता, सरकार नहीं बच सकती। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि सरकार ध्यान दे। हम चाहते हैं कि जब हम लोग वहां जाएं, मेंबर पार्लियामेंट वहां जाएं, तो खुलेआम एक आम आदमी की तरह जाकर के घूमे, ना कि हमारे साथ वहां पर सिक्योरिटी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Member Supriya Sule ji. Thank you, sir. I stand here to participate on behalf of the NCP on this debate on the budget for Jammu Kashmir. I would just humbly ask the Honorable Finance Minister as a request, this is not about right or wrong, but deeply all of us are very proud Indians and very committed to every state which is going through a difficult and a challenging time, and Jammu Kashmir being one of them. And when we are debating such an important discussion of a budget of such an important state, if you gave us 24 hours in the future, I hope we don't have to discuss it again. You will take elections soon there, so it will be discussed in their own assembly. But if such circumstances do occur, we would appreciate if you gave us a little more time so that we can have more extensive debate. Is a humble request. I would want to speak only on the budget, but I'm too tempted to reply to
Shri Jitendra Singh, the Honorable Minister. I do understand he comes from the state, he's lived there, he's born and brought up there. But like most Indians, for us, Kashmir is a dream holiday. I went to Jammu several times because my mother is very God-loving and she's taken me to Vaishnav Devi several times with her. And as a family, we didn't go abroad in those days. We traveled in India, and Kashmir being the best holiday. अगर इस देश में स्वर्ग या जन्नत कही है तो वो कश्मीर में है. तो मैं जब से छोटी थी कश्मीर में बहुत बार जा चुकी हूँ. So it was very interesting because I also happened to go with my family. I was not privileged enough to go on any committee to Kashmir, but I did go with my husband and my daughter to Srinagar. And there are few observations I would like to bring to his notice. I met the person who runs the Delhi public school there. It's Mr. Dhar's family which runs, who happen to be Kashmiri Pandit, and I was not going to make this an issue of Pandits or locals, but since he specifically spoke so much about them, I would like to bring something to his notice. He talked so much that this government wants to do so much for Kashmiri Pandits and so much injustice is done to them. I want to ask him pointed questions to the Honorable Minister Jitendra Singh, that this Delhi public schools 5,000 children there. Even through the extreme and challenging times, one family who did not leave, fought, survived and ran a school was no government agency. It was this Dhar family which ran Delhi public school. They had attacks, they run their own buses, and today what is this government doing to them? Sending notices after notices. They are questioning them on who their teachers are, sending them notices on some fee structure, whether it's run efficiently. So is this how you're helping Kashmiri Pandits who really stuck it out with you? Is this the justice that Mr. Jitendra Singh was talking about, Kashmiri Pandits, that he is feeling the pain for? He doesn't feel pain for these 5,000 children who are studying there today and the teachers who are studying there. They also run specially abled children's school inside that campus. I'm so glad, Mehtabji. Thank you very much. Yes. This is one school which has they accommodate children with special needs. And this is how this government wants to treat them. Is this their love for Kashmiri Pandits? Is it only limited to what happened 70 years ago? These things happened before even I was born. How many years are you going to be a prisoner of the past and blame somebody else? Agar mere father ne mujhe aur padhayega to main Harvard geti. Because obviously they don't read Vedant. Could, would, should are all given. Thoda sa Vedant padhiye aap. Stop being a prisoner, live in the moment and go ahead. What are we going to do as Indians for our Kashmiri Pandits and people of Kashmir today and for their future is what we are debating in this budget, and I think that's what this budget document is about. He talked about so much about corruption. I'm glad he did. Who doesn't want a corruption-free environment? Satpal Malik, not by us. It was your governor. He was the one who made an allegation. 200 crore रुपया का allegation कुछ फाइल का चक्कर था. मैं नहीं कह रही हूँ सर. ये सतपाल मलिक जी कह रहे थे. सबने पढ़ा है, देश ने पढ़ा है. So what about that corruption after all these wonderful changes you've made? It's so easy to sit on one side, sir, and criticize somebody. Really, why don't you go and see what the ground reality of Jammu Kashmir is today? How many hotels have you built? Today, the Honorable Tourism Minister, all hotels are full. How many new hotels have you built? How many roads have you built? I've been to Srinagar all my life. I've been to Pahalgam. Nothing has changed. It's the same beautiful, simple people of Jammu Kashmir who I met for years and years and years. So what big interventions has your government make, I want to ask him. And funnily enough, I want to bring something to his notice. Manoj Nanavre, Chief of Staff, Mr. Paul, Divisional Commissioner Srinagar, Mahesh Dikshit, IB Chief, Major General Sanjay Vishwarao, Anand Jain, Burhampur IPS NCF Chief, Sanjay Nahar, who works with all the children from Kashmir, are all Jai Maharashtra. All people from Maharashtra who are today based in Srinagar. We don't think about you versus us. We all are Indians. So when you make such serious allegations to other people in this history, it's so unfortunate. No, I'm not yielding now. You missed my first speech which I was asking you for. I am as much Maharashtrian as you are, Adogra. I'm glad you are, but then I don't bring up the history and say, oh, Atalji ne acha kiya ya galat kiya. You have forgotten Atalji, I haven't. Because he was a great leader who had, I'm not Honorable Speaker, I heard her saying some time back कि हम नहीं कहते हमारे माता पिता ने क्या किया. नहीं कहते तो ना शुक्र है आपके माता पिता ने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप लोकसभा में हैं. ऐसा नहीं कहिए.
We can't forget what we have got or not got from Mata Pita. Yes. आप भी तो यहाँ माता पिता की वजह से पहुंची हैं। Please continue. मैंने तो डायनेस्टी को कभी नहीं कहा, मैंने तो अच्छा ही बोला है हमारी डायनेस्टी, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो तो आपको चल जाता है, हमारे में क्या दिक्कत है आपको? अभी छोड़ दीजिए, फादर मदर को छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं, माँ बाप मत निकालिए। It's not easy to get over the legacy. That is what I'm saying. Legacy of a nation, legacy of a country, legacy of a society. That's not nothing personal. But you only referred, so I said that's, I referred to besides you the for point. a reason, because you referred to a story about Kashmiri Pandits. So I was just bringing to the notice of the, unfortunately you were not here, about a Delhi public school which is in Srinagar, which schools 5,000 children, and what that family is going through. Mehtabji was very kind enough to even add a point that children with special needs are doing. I'm just bringing to the kind notice of this government of what a Kashmiri Pandit has contributed to Jammu Kashmir. 5,000 children, Indian children are taught there, and how much suffering in policy and trouble the education department. There's no specific, it's giving to them, unfortunately. So she's informing an important matter in the house. I'm only trying to help somebody's child. And also draw your attention. I don't care about everybody's children. I'm very proud of my parents. I have no problem with my lineage. Anyway, so that's not what we are doing. We're not discussing where I was born. Please sit down, please. So I'm glad, proud. Very good. The other thing I was Why you are disturbing? No, Supriya is making a good speech. Why you are disturbing? Anyway, Honor, what I wanted to talk was seriously more about the budget. I was not going to bring in, but since he had this, I really felt, because I have visited that school. Even during challenging times, I've seen how the Dhar families pained and what all they and their teachers have contributed for education. It's something that really deserves an award and recognition in this country. What I would like to talk about the budget, which nobody, unfortunately, even the Honorable Minister did not say. There are a few questions I would like or bring to the notice of the Honorable Finance Minister. Now, in the budget, there is a sector-wise revenue expenditure. In this, what is written, I'd like to bring on the page 13 of the note that she has circulated, is that the hospitality and protocol is minus 4.72%. In infrastructure sector, public works is at minus 8.76. Public health engineering is minus 1.42. And there is more. In social sector, which is also a little concerning, which is health and medical education, is minus 5.40%. So health and medical education. Then there is infrastructure sector, which even Mr. Reddy and Saugata Babu already have spoken, so I won't revisit it. But power development is minus 9.25%. In that, public works of infrastructure sector is minus 6.9%. Transport is minus 52%, and in totality, the finance sector, planning, development, monitoring is minus 41.7%, and finance is minus 18.62%. Total finance sector is minus 23%, and overall is 17.40%. That's all it has gone down. And the most worrisome number in this entire document is that the debit GDP ratio, this is the book of what the finance ministry has given us, that the percentage-wise, the debt as percentage of GDP is 53%. It has been the highest ever. This is what it says. So the gross state domestic product, the debt liability number has been the highest since 2010. So this budget is very, very worrisome, because the numbers, there are so many sectors which you say you're doing so much improvement, then there is how come there's so much minus? Now in the power sector, the same numbers have come and the same projects have come, which all the earlier speakers have said. And the word is the likely investment in these projects is, what does likely investment mean? I mean, whatever little English that I understand, likely means it may happen. Doesn't assure. Last 6 years we are hearing the same thing. So this likely investment is a very worrying statement. Mr. Reddy talked about shawls. He's such a gracious man. When he went, he gave all of us gifts to promote Jammu Kashmir. He got us, all the MPs, gifts from Srinagar just to support. I think that was such a large-hearted thing that he did for us. And Pashmina shawl, something we are all proud of and all of us like to have.
To extend that, this government has started a program of integrated sheep development program. I didn't understand this program, if you could kindly say it. It says that they are importing, sir please note, around 1,200 sheep goat units to be established in creation of employment opportunities for 2,400 people. 200 elite, which is also very interesting, 200 elite cross-breed imported merino sheep to be introduced for genetic upgradation of local sheep for production. I mean, when all these years Jammu Kashmir has done so well, I see no reason for this. I mean, it makes no sense. I don't know who's really planned it. Imported sheep. And other times we are only talking about Be Indian, Atmanirbhar Bharat, local, vocal for local. I don't know what this intervention is from. Another question, this is my ignorance, so I would like to ask for a clarification. Is 7,750 crore have been provided for the Jal Jeevan mission for achieving the objective of 100% pipeline supply in each household. Now, most states, the state has to contribute the same amount. So, is there some different package given to, if it's given, I have no problem. It's a state which needs help, we're happy to help. But 7,750, because normally when it's given to other states, the states have to contribute also an equal amount to match it. Now, with looking at this ratio of the way infrastructure cuts have happened, how are we going to achieve this? Then there is a 200 crore provision for smart city. Then there is some mention of Amrit city. Sir, last time also I had spoken about this. Amrit and smart cities are not some great success stories, at least in the country. Whereas the state I come from, smart city is a failed project. The government has spent over 1,50,000 crores on Smart and Amrit together, and what have we achieved? No great. Has anybody looked at the impact assessment of this? Nobody has. So I really want to know, through this budget, what is this government going to achieve? You know, talking about periodic blockages of internet. Saugata Roy ji talked about the Kashmir Council. I think Nishikant Dubey ji had a big objection to it. I think the point you were trying to make was, if with your permission, I would like to just sort of correct it a little bit. Correct it, or it may not be the right word, but the point he was trying to make is that the commerce, all the industrialists together who are there for the last several years in Jammu Kashmir are very upset that because of the internet connections being stopped erratically, what happens is the business gets affected. And so a lot of money over a period of time has been lost because of this. Electricity still is a problem. Just because our delegations go, and in Srinagar you see electricity, that doesn't mean that's the situation in the entire country, in the entire state. Another quick question is, are all government schemes totally implemented today on the field, is my question, if the Honorable Minister could add. Vaishno Devi, as I mentioned earlier, there was a huge stampede at Vaishno Devi. Now the Ambarnath Yatra will soon start. So has there been great big ticket improvements in both these yatras or infrastructure-wise? Since you are constantly talking about improvement, what really big improvements have said? I can't see them after my visit. So what really have they achieved? Which hotel have they improved? How many airports have they done? What railway interventions have they done? What grade? There is a lot of money being put in, but do we have better roads? Like when I went to Srinagar as a child, it was one of the most beautiful cities in the country, or probably even in the world. It had 4 chinar. This time when I went, it had only 1 chinar. And it was actually, I hate to use this word, probably a little unparliamentary, but it was actually filthy, the Dal Lake. It's not as beautiful, as clean as used to be. So what have you really achieved in the last few years? You've been in governance, and let's not only get tied up to 370. There is life before that and there's life after that. People still live there. Log wahan rehte the. One rule is not like a magic wand which changes your life completely. It has to be a combination of things that really have to make a difference in their lives. Yes. So what is it? So last one point I'll have to make is, they keep talking about jobs. I would like to ask, there were thousands of jobs that they promised. Nothing like that has really happened, because that's the field. The JK Bank is mentioned in the budget. I'm sticking to everything they mentioned in the budget. 200 crores and some 1,000 jobs created. Have they really created those many jobs? 1,000 jobs barely are created according to the budget document. So what is this intervention? Even the Honorable Minister talked about Jhelum and Dal Lake. I want to ask, there was a big project about Volar, Jhelum and Dal Lake, a big beautiful program. So in the last 6-7 years that you've been in power in the center, why nothing has happened regarding that? So these are many, many questions we want to ask, because we want to work with you. This is not only about criticizing you. We really feel Jammu and Kashmir deserves the visibility
the investment and a better livelihood and a safe livelihood for every woman and child and citizen that lives there. इतने अगर उतना अच्छा होता ना तो बेचारे वहाँ के शॉल वाले कश्मीर तो कन्याकुमारी भटकते नहीं रहते जैसे बेचारे आज भटक रहे थे अगर इतनी अच्छी ये सब ठीक कर देते कश्मीर में. So I request them, and one last question, I can't resist this punch, that they said so much they wanted to speak about all these Kashmiri Pandits and their love for them. How much of this? I mean, I couldn't read. I'm not Einstein like my colleague Manish Tiwari said, nor am I such a smart, speedy Gonzalez who can read very fast. But in this entire big document, and there is more, there is no mention of any Kashmiri Pandit or specific intervention done for refugees who left Kashmir during the insurgency or during or who have come back. So if you feel so solidly for them, please include them in documents and make it a reality for their life. Let's not live only in a bubble. It's time they deliver. And you know, अभी 60 साल आपने क्या किया, अभी boring हो गया. कुछ नया dialogue निकालिए. 7 years is a long time to do something. You know, बच्चा कुपोषित है, 7 साल में उसको खाना खिला के माँ दौड़ा के स्कूल भी भेज देती है. 7 साल में इतना हो सकता है एक माँ को. So let's get out of this 60-year debate. Thank you. Thank you. Thank you. Honorable Member Fasiri Mehtab ji. Mehtab ji. Mehtab ji, please continue. Mehtab ji, please start your speech. Thank you, Chairman. It's always gratifying to discuss about Jammu and Kashmir. Anyone who stands up in this house, either from this side or the other side, whenever talks about Jammu and Kashmir becomes quite emotional. Of course, that emotion at times is bereft of facts. One thing one needs to understand, that when you talk about Jammu and Kashmir and Ladakh, what do we forget about Baltistan and Gilgit? I believe that there are 2 seats still vacant in this house as per our commitment, as per the constitution of this country. 2 seats still remain vacant, and we never, ever discuss about Baltistan or Gilgit. They were part. Not only Baltistan and Gilgit, also whole of POK. I was talking about 2 seats. When we are talking about Pak-occupied Kashmir, then that is something which we lost, which is under the occupation of Pakistan. But when we हमने वो बिल लाया था कि वो सीट वेकेंट होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली में विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और वो वेकेंट है. लोकसभा और राज्यसभा में वो प्रोविजन नहीं है. उसके लिए हमने भारत सरकार को कहा. मेहताब जी, why you are stopping your स्थिति यही. No, why you are stopping your? But he is not taking permission from chair. Without permission of chair, he is speaking. Why you are? Why you are stopping your speech? There was a historic transformation in August 2019. This should have happened much, much earlier. Today, the concept of one nation, one constitution, and one flag is in implementation in this country. We should take pride in that. Every Indian, every true patriot of this country will take pride in it. That no more we have दो flag, दो constitution. Since August 2019, it has gone. But still, I hear and also I read that people still remember that नहीं ये गलत हुआ. जो संशोधन कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, 50s में हो जाना चाहिए था. After the Constitution was adopted in Jammu and Kashmir Assembly itself,
that concept of having two flags, two constitutions should have been abandoned after 1957 or 58. But it continued. Why did it continue? To garner votes, or because somebody was very much emotionally attached to that piece of that state? Why did it continue? Have we ever asked this question ourselves? We haven't. I would say all unjust and discriminatory laws have been removed. Have we talked about it today? During last 2 years, or since August 2019, as we have been lawmakers for quite some time, whenever a bill used to come before us for consideration, there is always an asterisk, and in below it was always written, this will not be applicable for Jammu and Kashmir. Didn't it pinch us whenever such message was being printed in the bill that is being moved in this house, in Parliament, that this will not be applicable for Jammu and Kashmir? But nowadays, that is no more there. That's how we can say, yes, स्लोगन तो बहुत होता था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है. Since 1975 ये स्लोगन भी दीवारों पर लिखा गया था, पर उस समय एक था क्या? आज वास्तव में एक नेशन, एक फ्लैग, एक कॉन्स्टिट्यूशन है. One good thing that has happened is the grassroots democracy being strengthened. Of course, when the finance minister or any other member from the treasury bench will be speaking, will be defining how much money has been allocated for specific programs or specific departments. But as far as I understand, around 1,000 crore as grant has been provided to 4,290 Gram Panchayats. As far as I understand, because of my profession, earlier the funds that was being provided or that was being generated as a revenue from Jammu and Kashmir state, or that was being provided from union government, was getting itself absorbed in Srinagar or Jammu only. It never percolated to the Gram Panchayat. Whenever we used to interact, not as a member of parliament, but as a journalist, we used to interact. The plight of the people of Jammu and Kashmir was that, ये पैसा कहाँ आ रहा है? हमारे गाँव से तो नहीं आ रहा है. हमारे यहाँ तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा. ये सारे वहीं रह जाता है जो राजधानी है राज्य का. और राजधानी माने उनके हिसाब से क्या है? That those beneficiaries who were around the capital of the state, they take away the cream. It never percolated to the rural area for them. Nowadays, हमारी दायित्व बनती है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है सरकारी व्यवस्था में, ये पैसा गांव तक, जैसे मैंने कहा कि 1,000 करोड़ 4,290 ग्राम पंचायत को दिया गया है. Whether this money has actually been distributed for the benefit of the people in the rural area. कई साल पहले, as a member of the Public Accounts Committee, on a report, we just wanted to find out. CAG, of course, during that time was unable to go into the details of the expenditure in Jammu and Kashmir. But there were some reports, and we were interacting in some district headquarters relating to the food and civil supply department. How are you actually distributing it?
whether the system that is prevalent in our state, in different other states of the country, how beneficial is actually, the beneficiaries are actually getting the succor. We were surprised to know that it was not at all reaching the beneficiaries. 3 महीने में अगर एक बार मिल जाता था तो वो काफी है. This was the problem in the administrative mechanism that was prevalent in Jammu and Kashmir. Nowadays, we always hear about financial inclusion, and especially during COVID times. And in this supplementary budget, certain provisions also has been made. Direct benefit transfer also, I would also like to draw the attention of the Minister of Finance that this direct benefit transfer should reach every beneficiary. Banking institutions, brick and mortar or branches are quite less, no doubt. But how can we make the beneficiary the benefit of DBT, and through that जो बिचौलिया बीच में आते हैं वो उनको हम हटा सकते हैं. The budget of 22-23 shall again cross 1 lakh crore mark. This is an indication of the commitment of this government for the union territory. And it is time that you make it a model of development. The total budget estimate, of course, is 12,950 crore. There is so much things to do there: agriculture, horticulture, sericulture, animal, sheep husbandry and fisheries sector. And basically I would say, I don't know, because I was absent for an hour today, had to approve our standing committee report, that's why I had to leave. But I would also like to remind this House and also the government, what have we done? How much money have we provided to keep Srinagar free from flooding? A huge flood had occurred some years ago. It had devastated the whole city. Jal Shakti, Mantralaya, or whatever funding is being provided there, has that been actually taken, those projects been taken up in right earnest? And is there a time frame through which the flooding of Srinagar can be done? So also in Jammu, because nowadays in our country, most of the urban areas are actually expanding without much planning. And that is one of the major reasons why flooding is taking place. We have seen flooding in Mumbai. We have seen flooding even in Bangalore. We have seen flooding in many other, even Chennai. But when you are talking about Jammu and Kashmir, what major steps is being taken to keep these two big cities of the state, of the Union Territory, free from flooding, and how much money has been provided there? Regarding health and medical education sector, an allocation of around 14,084 crores have been made under capital expenditure, and that needs, and I understand the medical college that is being set up, that also needs to be protected from flood waters, and for that specific program needs also to be done. Rural sector, especially Kashmir Valley and Jammu, needs to be developed. If we are talking about hospitality sector, it will be the villages that needs to be developed. Instead of putting up 5-star hotels in some specific places, there is a need to actually develop the villages, as it has happened in certain other continents and other places. It is the village life of Jammu and Kashmir which needs to be developed as tourist destination, where hospitality sector can improve. I would also like to draw, sir, that during our visit, I happened to chair a committee of labor and employment, textile and skill development and entrepreneurship.
during our visit, we visited the interior, as we call the walled city of Srinagar. We also met boys and girls who are being trained to upgrade their skill. And that during that period, we also visited this school, Delhi Public School, where I came across number of students. And the best thing is, some of my colleagues are also present here in this house. The best thing is, those who have passed out from those schools, they are also very much attached to that school. And they want to develop camaraderie and also so that they can get employment. And that's a very great thing that actually impressed us. But what I was trying to drive here is, during that period, relating to especially those difficult days, it was a central union government program that to upgrade the skill of textile workers, specific employment was also made, centers also were created throughout the state. Since last 1 year, all those centers have been totally closed, and those people who were the trainers, no money is being provided to them. I have written separately to the textile minister, but I don't think anything has happened till date. I would urge upon the finance minister to please look into this aspect. It is necessary that we, agar hum kehte hain, when we see the map of India, Kashmir हमारी मस्तक है, तो उस हिसाब से उसको महिमा मंडित भी करना हमारी कर्तव्य होता है. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Jamia Nangmiyal ji. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपने मुझे जम्मू कश्मीर के बजट और डिमांड्स फॉर ग्रांट जम्मू कश्मीर बजट पे बोलने का जो अवसर दिया. अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतने अच्छे बजट इस सदन में लाया. और वास्तविकता है कि धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इस सरकार का जो प्रयास लगातार पिछले 7 साल कंटिन्यू रहा. और मैं यहाँ सुन रहा था विपक्ष की ओर से, मैं इस बात के हैरान हूं कि पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के बजट इस हिंदुस्तान के सदन में क्यों चर्चा हो रहा है. मैं जानना चाहता हूं, अगर जम्मू कश्मीर का बजट इंडियन पार्लियामेंट में नहीं तो क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए? ये सभी लोग जानते हैं कि वहां पे अभी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए यहां पे इस बजट को डिस्कस करके यहां से पास करके जम्मू कश्मीर में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा. और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर ही क्यों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन और शक्सगम वैली तीनों भारत का अभिन्न अंग है, तो इसका भी एक सिंबॉलिक बजट यहां पे होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. ये केवल इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक इच्छा नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों का एस्पिरेशन है. मैं इसलिए इस बजट को यहां पे स्वागत करता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व के परिणाम है
कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक नया युग शुरू हुआ और उस युग में इस युग को लाने से पहले कुछ लोग ये कहा करते थे कि अगर 370 हटेंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगे। कुछ लोग ये कहा करते थे कि वहां तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, 5 अगस्त 2019 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि एक राष्ट्र में एक निशान, एक विधान और वो भी एक प्रधान ने किया और जिसको पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किया। और खुशी से याद दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माननीय लगभग 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कश्मीर विजिट किया, जम्मू विजिट किया और लद्दाख भी विजिट किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट्री कमिटीज ने और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनऑफिशियली फैमिली टूर्स पे भी गए। मैं इस बात को यहां पे रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, रात के 9 बजे भी कश्मीर के लाल चौक पे बिना सुरक्षा के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे विजिट कर पाए। ये इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हालात में सुधरी आई है। और वहां पहुंचने के बाद मैं भी कमेटी के टूर पे वहां था और वहां हमारे साथ जो विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि वाकई मोदी साहब ने कमाल की काम किया है। और यहां तो आपने पार्टी की बात रखना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर में पहुंच के वह लोग भी कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी का, ये कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। और वो भी कहने में, मैं लद्दाख के बारे में भी आपको कहूंगा दादाजी, और वहां ये भी कहते हैं कि वाकई धारा 370 हटने के बाद जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का काम किसी ने यदि किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। केवल 370 हटने तक नहीं रुके, 370 हटने के बाद सोशल अपलिफ्टमेंट जो कि समाज के उत्थान के लिए कितना जरूरी है मैं बताना चाहता हूं। पहाड़ी भाषी लोगों को 4% एवं आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए 10% नौकरियां में आरक्षण दी। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दिया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इस आरक्षण के माध्यम से भी हुए। पहले वहां पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के सरकारें थे, जिसका हमने भी भुगतान किया, लद्दाख वालों ने भी भुगतान किया, वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव तो छोड़िए, पंचायत के चुनाव भी होने नहीं देते थे। वहां के लोगों के मानसिकता ये थे, कश्मीरी लोगों के नहीं, वहां के चंद नेताओं के मानसिकता ये थे, यदि किसी छोटा सा डिपार्टमेंट के 2000 रुपए के सब्सिडी भी अगर देना चाहे तो पंचायत के थ्रू ना जाए, वो 2 परिवार के जरिए जाए, ताकि लोगों में लगे कि कश्मीर का मालिक तो ये 2-3 ही परिवार है। लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण से कश्मीर में एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का कोशिश किया। जम्मू क्षेत्र में विलेज डिफेंस कमेटी कार्यरत, हजारों लोगों की मांग को मानते हुए आप विलेज डिफेंस कमेटी का नाम बदलकर विलेज डिफेंस गढ़ कर दिया है और आप इसमें कार्यरत सभी लोगों को सीधे सैलरी दिया जाएगी। पहले ये नहीं होते थे। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओबीसी एवं अन्य आरक्षण की
रेगिस्तान के लिए आयोग का गठन हुआ, पहले ये नहीं हुआ था। अभी तक कुल एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें अनुच्छेद 35A के प्रताड़ित 55,931 वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज लोगों को जो बेनिफिट नहीं दिया, अभी दिया। 2,754 वाल्मीकि समुदाय को पहले सर उठाने के मौका नहीं थे, अभी उनको भी इक्वली ट्रीट करके वहां के डोमिसाइल प्रदान किया गया। 790 गोरखा कम्युनिटी के लोगों को डोमिसाइल प्रदान किया गया, पहले इन सबको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। ये आर्टिकल 370 और 35A के दुरुपयोग किए थे। केवल समाज अपलिफ्टमेंट ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। पंचायती राज एक्ट को संशोधन किया गया और राज्य में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। राज्य में पहली बार डीडीसी के चुनाव करवाए गए। 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनावों में 51.7% वोटर ने अपने वोट्स का प्रयोग करते हुए 20 जिलों में 278 डीडीसी सदस्य चुने गए और 20 चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी चुने गए। अभी जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम से, जितने भी लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार का स्कीम है, वो इन ग्रासरूट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लोगों के घर घर तक, किचन चूल्हे तक पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ माननीय संसदगण पूछ रहे थे कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी तो हुआ, अब वहां पे डेवलपमेंटल फंड कितने दिया गया। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से 200 करोड़, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से 71.25 करोड़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस माध्यम से 1000 करोड़, यदि टोटल में अगर मैं बता दूं तो 1271.25 करोड़ जो है जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट डेवलपमेंट पे लोकल पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। 2019 के 3/6 तारीख को एक ऑर्डर निकला SO 393 के, उसके जरिए म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स को, कमिटी के प्रेसिडेंट्स को 15,000, वाइस प्रेसिडेंट को 10,000, म्युनिसिपल कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट को 8,000, काउंसिलर म्युनिसिपल काउंसिल को 5,000, काउंसिलर म्युनिसिपल कमिटी को 4,000 ऑनरेरियम देके उन लोगों के मनोबल बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि लोगों का ग्रास रूट लेवल पे विकास हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मैं इस संसद में आने से पहले मेरे पार्टी ने मुझे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका दिया। लगभग 7 महीना मैंने वहां काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे काम किया। मैं बताना चाहता हूं, 2018-19 में जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, मेरे पास उन दिनों का बजट था पूरे 1 साल का 55 करोड़। 55 करोड़ में मेरे काउंसिल का जिम्मेवार था कि मुझे 55 डिपार्टमेंट चलाना था, एक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को 1 करोड़ भी नहीं मिलते थे ठीक तरह से। लेकिन आज वही काउंसिल, प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में वही लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आज के डेट में 264 करोड़ के बजट पे काम करते हैं। कहां 55 करोड़ और कहां 264 करोड़। ये वृत्ति धारा 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख ने भी देखा। पहले लद्दाख ये नहीं देखते थे। यहां बता रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो भी देते थे यहां पे कश्मीर के कुछ परिवार के हाथ में देते थे और कश्मीर में थोड़ा बहुत उसका लागत होते थे। जम्मू वाले जो भी चाहिए उसको संघर्ष करना पड़ते थे, लद्दाख वालों को वो भी नहीं मिलते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा व्यक्ति तक ये सेंटर का बजट पहुंचने का जो काम किया है, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं गवर्नेंस आउटरीच प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों के सेवा भूल जाते थे कुछ लोग। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के लीडरशिप में आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया और गांव-गांव, घर-घर जाके सीनियर लेवल के ऑफिसर जाके उनके क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, उनको निपटाने का जो काम किया, समाधान देने का काम किया। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत 5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है गांव-गांव जाके बांटने का काम किया। डेथ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए तकलीफ होते थे, वहां तक ले जाके उन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट घर घर में बांधने का जो काम किया बैक टू विलेज ने किया। अध्यक्ष जी, अभी तो शुरू किया है अभी तो शुरू हुआ है। 50,000 से ज्यादा परिवारों का आयुष्मान भारत योजना से जोड़ाया गया पूरे जम्मू कश्मीर में। कौन अनुमान लगा सकते थे पहले कौन? अगर पहले आयुष्मान भारत का स्कीम होता तो सिर्फ जो नेताओं के रिश्तेदार है वही ख्वाब देख सकते थे, बाकी लोग नहीं देख सकते थे। आज वो गरीब, वो महिला, वो जो वहां पे जो कभी फील करते थे कि हमें दिखने वाला कौन है, आज वो लोग भी आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे बेनिफिट में ले रहा है। मैं बताना चाहता हूं, एजुकेशन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में 50 नए कॉलेजेस शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20,000 सीट्स के बढ़ोतरी हुए, वो भी मात्र 1 वर्ष में। ये 70 वर्ष में एक साथ होने वाला सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अध्यक्ष जी, पहला कक्षा से 1st से 5th कक्षा के पुस्तकों का डोगरी भाषा में, हिंदी भाषा में, कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में जो शिक्षा विवरण करने का जो योजना बना, उसके माध्यम से ये सारा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 6ठी से लेकर 10वीं तक के इतिहास के पुस्तकों की समीक्षा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे थे द कश्मीर फाइल्स के मूवी को बैन लगाना चाहिए। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। यहाँ ये बता रहे थे कश्मीर फाइल्स मूवी को बैन लगाना चाहिए। ये एक वो कहावत होते ना हिंदी में। कम टू लास्ट पॉइंट। सर, लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं, मुझे वो कहावत ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। बीटर ट्रूथ को, जो कड़वा सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रहा है, ऐसे मूवी को बैन नहीं करना चाहिए। पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए पूरे देश में टैक्स। और कुछ लोगों ने पहले जिन्होंने सरकारें चलाए 65 साल, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को इतिहास भी गलत तरीके से पढ़ाया, उस इतिहास को करेक्ट करके पढ़ाने के काम मोदी जी के सरकार जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे काम हो रहा है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हो, उसी तरह ओबीसी छात्रों को हो, एससी छात्रों को हो, ऐसे बहुत सारे में शॉर्ट में बता रहा हूं। इन सब के बारे में जो काम करने का काम मोदी जी कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी थ्रू मेडिकल एजुकेशन, जम्मू कश्मीर में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वहां पे इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 5 नर्सिंग कॉलेजेस बन रहा है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार 370 हटने तक सीमित रहे हैं या आगे जाके काम भी कर रहा है? ये लोगों के सामने है, आंकड़ा में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एमबीबीएस सीट 500 से बढ़ा के 1100 कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इससे क्या होगा? जम्मू कश्मीर के नौजवानों और विशेष रूप से कश्मीर के नौजवानों के हाथ में इंजेक्शन, लैपटॉप, पेन देने के काम कर रहा है, ताकि पत्थर फेंके नहीं, पत्थर छोड़े। ये काम माननीय मोदी जी के सरकार कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे पूछ रहे थे, मैं एक अंदाजा जरूर देना चाहूंगा आपके अनुमति से।
इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर औद्योगिक नीति नोटिफाइड की गई है। Honorable member, please conclude. औद्योगिक भूमि आवंटन नीति मंजूरी किए गए और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वहां पे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने का जो काम किया, जिसका मैं अंकड़ा दे रहा हूं। यहां पे अंकड़ा जानने का बहुत उत्सुक जताया था, जरूरी समझता हूं इस अंकड़ा को देना। जम्मू डिवीजन में, अध्यक्ष महोदय, जम्मू डिवीजन में धारा 370 हटने के बाद 990 एप्लीकेशन आया, जिन लोगों ने इच्छा जताया कि जम्मू कश्मीर में 24,772 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कश्मीर डिवीजन में 3,197 एप्लीकेशन आया, जिन्होंने इच्छा जताया कि 20,684 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी टोटल जम्मू कश्मीर में 4,187 एप्लीकेशन आया, जिन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं। 45,411 करोड़ का वहां इन्वेस्टमेंट ला रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो चश्मा माथे पे रख के नहीं देख सकते, चश्मा आंखों पे लगा के इस डेटा को देखिए, आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर कितना आगे जा रहा है। उसी तरह टूरिज्म में, हाउस बोर्ड में, मैं टूरिज्म में आपके माध्यम से सरकार से एक मांग ये रखना चाहता हूं, कश्मीर इतना खूबसूरत है, कश्मीर जन्नत है, कुछ लोगों ने उसको जन्नम बनाने के काम किया। आज मोदी जी ने उसको फिर से जन्नत बनाने के काम कर रहा है। और कश्मीर में और जम्मू में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उनको टूरिज्म मैप पे लाने के जो आवश्यकता है, और इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, इतिहास को उबारने के, सच्चा को जितना भी कड़वा हो लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और मैं इस बजट को वेलकम करता हूं। माननीय मैडम निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मेंबर श्री जसबीर सिंह गिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं जम्मू व कश्मीर के बजट पे बोलने से पहले कश्मीर की उस बेटी को जिसने सारे देश का मान बनाया है, हमारी सादिया, जो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में जिसने गोल्ड मेडल जीता है, मैं आज यहां उसको बधाई देना चाहता हूं। FM साहिबा यहां पे विराजमान है। मैं कुछ ऐसी बातें जरूर इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो काम इस बजट में रह गए, जहां उसमें बजट कम है, जब वो किसी ढंग से छूट गए। अपने लेवल पे तो काफी कोशिश की होगी इन्होंने बैलेंस करने की, क्योंकि जो अच्छे काम हुए हैं वो सामने वालों ने काफी सभी को बता दिए हैं, और मैं थोड़ा सा इनके संज्ञान में ये बातें लाना चाहता हूं। इनके जब बजट जो स्पीच थी, उन्होंने कहा फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट। मगर अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के दावे किए गए हैं, मगर मैं इतने केसेस है जो इनके पास गिनवा देता हूं। 1.5-2 साल हो गए उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी है, जमीन खरीदी है, मगर कुछ डीएम या एसडीएम जो है उन लोगों को वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करके दे रहे। उन्होंने सरकार की फीस भी जो है जमा करवा दी है। मैं निवेदन करूंगा FM साहिबा से कि मैम कृपा कीजिए, आप इसमें दखल दीजिए, अपना ऑफिस यूज कीजिए। ये जो लोग कश्मीर में, उन्होंने देखो मेरे या इन लोगों के आसरे नहीं, सरकार के कहने पे, सरकार के आसरे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। अगर उनको कोई दुख तकलीफ आ रही है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि इससे वो दूर करे। कृपा करके वहां के ऑफिसर से बात करो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, और ये जो लोगों की रजिस्ट्रेशन जो रुकी पड़ी है 1.5 साल हो गया, उनको काइंडली उनको करवाया जाए। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, 73% के करीब हमने ये बजट
लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो रखा हुआ है, मगर फिर भी दिन दिहाड़े हमारे जो स्कूल टीचर है या पब्लिक है, आज उनको मारा जा रहा है। ये जाने बचाना, वहां का माहौल ठीक करना, ये भी हमारा एक फर्ज बनता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म मेन स्टे है मैम, मेन स्टे है नेक्स्टी टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर का। मैं कई बार इस अजीम संसद में ये बेनती कर चुका हूं कि हमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, और जतेंद्र सिंह जी मेरे घर चले गए हैं, मैं पहले भी ये सुझाव दे चुका हूं, इनको एक टूरिस्ट सर्किट में डेवलप करना होगा। अगर हम टूरिस्ट सर्किट में डेवलप करते हैं, टूरिज्म भी बढ़ेगा और ये तीनों स्टेट्स का जो है ये फायदा भी होगा, जॉब्स भी मिलेंगी, ग्रोथ भी आएंगी और टैक्स रिसीट्स भी है जो है बढ़ेगी। मैं एक बेनती करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसे स्थान हैं जिनका बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक जो है बहुत महत्व है, जिसमें मैं सिर्फ एक ही बात आज करूंगा कि नारा नाग में शिवजी महाराज जी का एक मंदिर है। ये मंदिर 1200 साल पुराना है। आज इस मंदिर की बिल्कुल कोई संभाल नहीं है, उसका जो है वो दिन ब दिन वो हालात उनके बिगड़ते जा रहे। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी मीनाकारी आज कभी कोई उठा के लेके जा रहा है। और मेरे को बहुत, एक बार मैं गया था, अभी रिसेंटली गया था, नमोशी हुई कि मंदिर के परिसर में गाय और भैंसे और बकरियां जो है वो लोग चरा रहे थे। ये हमारा एक बहुत बड़ी हमारी जो क्या कहते हैं जायदाद है, बहुत बड़ा हमारा जो एक हमारा धार्मिक मर्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसी चीजों को संभालने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए और इनके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए और इनकी अच्छी जो है मैनेजमेंट जो है मैम इसकी करी जानी चाहिए। सर, फ्रूट, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस, ये एक जम्मू कश्मीर की पहचान है। चाहे केसर हो, चाहे सेब हो, चाहे इसकी सब्जियां हो, कमल ककड़ी हो, ये तीन चीजें, और कमल के साथ तो आपको प्यार होना ही चाहिए। और उन चीजों की जो है उसके एक्सपोर्ट का, उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनको जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया। कृपा करके इस पे ध्यान दीजिए। सर, मैं जल्दी कंक्लूड कर लूंगा। सर, सिख्स आर सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन जम्मू कश्मीर। आज से एक साल पहले तक पंजाबी जो थी वो वहां की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर आज मुझे अफसोस हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद और पंजाबी जो है 4th 5th वर्ल्ड में स्पोकन लैंग्वेज है, उसको उसमें से हटा दिया गया। और ये एक बिल्कुल पंजाबी हमारी मातृभाषा के साथ जो है ये नाइंसाफी है। कृपा करके पंजाबी को इसमें जो है इंक्लूड किया जाए। एनवायरमेंट, जम्मू कश्मीर अपने लेक्स, अपने दरिया, अपने पहाड़, अपने जंगल, अपने वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है, और एनवायरमेंट आज का हमारा बद से बदतर होता जा रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि कृपा करके एनवायरमेंट के लिए खास ध्यान दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री हसन मसूद जी। शुक्रिया जनाब। जनाब, ये एक रो में चौथा बजट है जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के बजाय पार्लियामेंट में पेश होता है। ये खुद में एक सवालिया निशान है, खुद में एक तवज्जो तलब मामला है कि ये कोई 1.5 करोड़ लोगों की आबादी है, वो कैसे 4.5 साल से किसी रिप्रेजेंटेशन के बगैर है।
क्यों नहीं वहाँ असेंबली है, जो असेंबली खुद ये फैसला करती कि वहाँ की ज़रूरियात क्या है, वहाँ की लोगों की तवक़ात क्या है, एस्पिरेशंस क्या है और क्या एलोकेशंस होनी चाहिए। ज़रा खुद इस पर ध्यान दीजिए ना, ये किस वजह से है कि अपनी असेंबली जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को नहीं, और इस सब की सारी की जिम्मेदारी 5 अगस्त के वो जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजन थे उन पर है। देखिए जनाब, 5 अगस्त 2019 को आईन को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जो आईनी पोजीशन थी, जिसका वादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया था और जिसका इआदा रिपीटिशन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट में किया गया था, उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसको वापस लिया गया। और उस फैसले के बाद उतना ही नहीं किया गया, बल्कि गैर आईनी तरीके से 2 हिस्से किए गए। अब ये कहिए, ये आप खुद जवाब दीजिए, क्या ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो किसी स्टेट को 2 हिस्से करे? अगर इख्तियार है तो सारे भारत के कीजिए, सब आपके हाथ में आ जाएगा। क्या आर्टिकल 3 आईन का आपको इजाजत देता है कि आप विभाजन करें, फ्रेगमेंट करें? आप किसी यूनियन टेरिटरी का उसका रुतबा बढ़ा के उसको स्टेट बना सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। एक अहंकार की बात है। अब उतनी बात नहीं है जनाब, हमने आईन का लिहाज रखते हुए आईन में जो हमें रास्ता दिया गया था, हमें और यहाँ के दानिश्वरों को, सिर्फ हमें नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बात में वजन है और ये एडमिट करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा गया मामला। अब देखिए कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली आईन को फिर एक बार दरकिनार करके उस कानून को अमलाया जा रहा है जिस कानून को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या आईन की इसकी इजाजत देता है? हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये उसूल है, एक अनरिटन लॉ है। यहाँ आप में से कई एक मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि अगर कोई मामला जुडिशल स्क्रूटनी में है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, आईनी बेंच का इंतजार करना चाहिए। वो आईनी बेंच ये अगर ये फैसला देता है कि नहीं, ये जो फैसला था 5 अगस्त 6 अगस्त का विभाजन का 370 वापस लेने का, ये गैर आईनी था, आपने सही नहीं किया, तो हम वहां से ही शुरुआत करें। अब आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को प्रेम्प्ट कर रहे हैं। एक तरीके से अपमान है, ये तौहीन है अदालत की। आप सिर्फ हमसे हुकूक नहीं छीन रहे हैं, बल्कि आप आईन को भी रोंद रहे हैं। आप इतना ही नहीं, एक ही कदम नहीं उठा रहे हैं, आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं और वो भी एक डिवाइस बना रहे हैं फर्दर कश्मीर को डिसएम्पावर करने का, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने का। क्या कहीं ये सुना गया है कि एक डिलिमिटेशन में तजवीज़ हो कि एक रीजन का हिस्सा दूसरे रीजन के साथ मिलाया जाए, साउथ कश्मीर को कुछ के साथ मिलाया जाए? अब चलिए वो अलग बात है, वो तो एक तजवीज़ है जिस पर बहस होनी है और उनकी वो कमीशन खुद ही, क्योंकि उनके जो सरबराह हैं वो खुद ही इस बात का जायजा लेंगे क्या उनके लिए मुनासिब है कि वो कोई हतमी फैसला दे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब जनाब, एक कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आज की जो बजट की बात है, आपने रूल 205 सस्पेंड किया। 205 का तकाजा यह है कि जिस दिन आप बजट पेश करेंगे उसी दिन उस बजट पर बहस नहीं होगी, बल्कि मेंबरान को यह मौका दिया जाएगा कि वो बजट का जो भी कागजात हैं, जो भी मशमूलात हैं, जो इन्हें एनेक्चर्स हैं, उनको देख लें और फिर अपनी राय बनाएं। उसके 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का हमेशा 205 रूल का ये तकाजा है। लेकिन आज आपने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाया कि हम 205 को सस्पेंड कर रहे हैं। उसका मतलब है 2 बजे हमें थमाए गए ये सारे कागजात 2 बजे हमें थमाए गए हाथ में और कहा कि बहस करो। तो क्या यही एक आईनी जो जमहूरियत है उसमें यही कुछ होता है? तो प्रैक्टिकली हमें डिप्राइव किया गया, मुझे और सारे मौजूद मेंबरान को डिप्राइव किया गया, जैसे मनीष तिवारी जी ने कहा और उसके बाद जो भी मौजूद मेंबरान हैं उन्होंने कहा, हमें डिप्राइव किया गया, महरूम किया गया इस हक से
मुमकिन है कई पहलू इस बजट के बड़े अच्छे हों, हम उसकी सराहना करें, लेकिन हमें उससे भी महरूम किया गया, मौका ही नहीं दिया गया कि हम इन सारे जो भी एस्टिमेट्स, ये भी स्पीच है और जो भी एनेक्शर्स हैं, इन एनेक्शर्स का जो भी एलोकेशंस इनका मुलाजा करके हम अपना पॉइंट बनाते हैं। अब जनाब, जो 5 अगस्त के बाद जिन मामलों पर मार्केट किया गया 5 अगस्त के फैसलों को, कहा गया कि 370 से वादा है और यही इसी से पनपती है जो सेपरेटिज्म है, इसी से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पनपती है। 5 अगस्त 2019 के बाद के आज तक के जो आंकड़े, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, आप जरा उस पर नजर दौड़ाइए। जनाब, कोई 500 के करीब आर्मड एनकाउंटर्स हो गए और अभी इस साल की शुरुआत से अभी ये 2 महीनों में कोई 10-12 के करीब एनकाउंटर्स हुए। आप देखिए 500 के करीब जो अमवात हो गई, अभी भी सैकड़ों लोग जेलों में बंद है। हमारे नौजवान अम्बेडकर नगर जेल में बंद है, आगरा में बंद है, तिहाड़ में बंद है। तो इसी को क्या आप नॉर्मलसी कहते हैं? आपने जो एक फेक नॉर्मलसी का एक इवेंट्स की आड़ में एक बनाया हुआ आपने एक नैरेटिव, उसकी कोई जमीनी सतह पर उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। इसी हफ्ते 3 सरपंच मारे गए और देखिए ये ताज्जुब की बात है, कहा यह जा रहा है कि इस सरपंच को, कुलगाम के सरपंच को हमने श्रीनगर में एक कमरा दिया था, ये वहां क्यों नहीं बैठा? अरे सरपंच किसी गांव का था, उस गांव में उसको लोगों की सेवा करनी थी और वहां से उठा के आपने श्रीनगर में उसको कहा कि हम सेफ जोन में देंगे। ये बातें मुल्क से नहीं कही जा रही। जो विलेज हेड था, जो पंचायत का सरबराह था, 3 को इसी हफ्ते आप देखिए कितनी अमवात हो गई, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें चली गई। जान जहां जो भी चली जाए, जहां भी इंसानी जान तलफ हो, वो तो दुख है। वो एक सिक्योरिटी फोर्स का नौजवान हो या कोई और नौजवान, लेकिन क्या ये थम रहा है? जो आपने मुल्क को भरोसा दिया, आपने और परेशानी की तरफ जम्मू कश्मीर को लिया। अब जनाब, आज आपने जो एक जुल्म सितम का होता है एक आखिरी हरबा, वो ये है कि 500 से करीब जो जवान इन 2 साल में मारे गए, उन 500 के करीब जवानों को आपने अपने गांवों में दफन नहीं होने दिया। राइट टू डिसेंट बरियल जो एक आईनी हक है, तकरीबन जिसने जो अपनी जान गंवा है, उसका ये हक है कि उसको दफनाया जाए उसके इलाके में, ताकि उसकी बहन, उसका भाई, उसके वालिदैन उसका चेहरा देखें। आपने वो भी डिनाई किया। तो उसके बावजूद भी मिलिटेंसी की रैंक है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो डेथ्स हैं, आज ये बजट भी आपको वो कहानी सुनाएगा जो मौके की कहानी है। तो जनाब, ये जो नॉर्मलसी की आवाज कर रहे हैं, ये सारी बिल्कुल हकीकत से दूर है। अब जनाब, जो बजट की बात आई, इसके बगैर जो आप दावे कर रहे हैं नॉर्मलसी के, आप कह रहे हैं कि तरक्की की राह पर है। आज भी तो 20% के करीब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो सरकार का व्यवहार है मजदूरों के साथ, मुलाजमीन के साथ, वो अलग ही दास्तान है। जम्मू कश्मीर सीमेंट से एक फैक्ट्री है जो 2019 से बंद हुई, आज भी उसके मुलाजमीन को तनख्वाह से महरूम किया गया है। हमारे कोई 61,000 के करीब डेली यूजर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स सड़कों पर बैठे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का कोई एहतमाम नहीं किया जा रहा है। आज भी जब यह नैरेटिव बना रहे हैं खुशहाल कश्मीर का, नए कश्मीर का, आज भी मिनिमम वेजेस डिनाई किए जा रहे हैं। एनुअल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, हजारों मुलाजमीन को। इस हाउस को किसी ने यह नहीं कहा कि अभी चंद हफ्ते पहले आर्मी के हवाले हमें रिसीविंग स्टेशन हवाले करने पड़े, क्योंकि जो भी वहां का जो भी वर्कफोर्स था वो सारा हड़ताल पर था। तो जनाब, ये जो आपकी वसातत से मुल्क को ये कहना है कि ये जो नैरेटिव है कि सब कुछ ठीक है, ये सारा नैरेटिव ठीक नहीं है। बल्कि अब देखिए, इसी बजट को देखिए, 31,000 जैसे कहा गया
73% के करीब इसमें सिक्योरिटी होम पर ये इसका खर्चा हो रहा है। तो 73% ऑफ द बजट इज बीइंग ईटन अप बाय द होम डिपार्टमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी पर्पसेस। आप खुद देख लीजिए। तो जो जल जीवन है 30% से कम आबादी को नल से जल की सुविधा है या सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, और कोई 20% के लिए मैंने पहले मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी लाया है, कोई बारबेड वायर से बिजली चल रही है। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन वो नहीं है। तो जनाब जो रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर्स के जो मुलाजमीन हैं वो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने वेतन का, अपने वेजेस का, अपनी रेगुलेशन का। यही हाल हर जगह का, हर एक शोबे का। और इस पस मंजर में जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी सर हर एक हमने अचीवमेंट्स की, आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि 300 के करीब मेंबरान चले गए वहाँ। आप मुझे कहिए जिन फैसिलिटीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर ने या बाकी मिनिस्टर साहिबान ने जो फैसिलिटीज़ का यूज़ किया वो कब बनी थी? जो हमारे जितेंद्र सिंह जी खुद एतराफ़ करेंगे, जो कन्वेंशन सेंटर, जिस कन्वेंशन सेंटर का आपने इस्तेमाल किया, वहाँ बैठकर आपने मीटिंग्स की, या पहलगाम में गए या गुलमर्ग में गए या यहाँ आप रहे, वो कब बनी हुई थी? जरा खुद से पूछे। जिस गोल्फ कोर्स में आप गए गोल्फ खेलने के लिए या वहाँ का सैर करने के लिए, वो कब बना था? ये सारा मुल्क को जो जिस तरह जितेंद्र सिंह कह रहे थे कवानीन का, हमारा जम्मू कश्मीर पहला स्टेट था जिसने राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड रिकॉग्नाइज किया, राइट टू एजुकेशन रिकॉग्नाइज किया। और जो सारे कवानीन यहाँ पर प्रोग्रेसिव थे, लेबर लॉ थे, बाकी लॉ थे, वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर थे। उसके बाद बाहर के मुल्क में बने। आप खुद देख लीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए। तो बात यह है कि फंडामेंटल चीज़ ये है कि आप एस्पिरेशंस और डेवलपमेंट में ट्रेड ऑफ्स नहीं हो सकते। अगर डेवलपमेंट ही सब कुछ है तो आप क्यों चाहते हैं, होम मिनिस्टर क्यों चाहते हैं मणिपुर वहां बधाई देने के लिए लोगों को कि हमने उपहार के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने आपको इंडियन लाइन परमिट दे दिया? वो कैसे आप उनको, अगर उसकी जरूरत नहीं थी तो ये सारे चीजें जो आप जम्मू कश्मीर को डिनाई कर रहे हैं, एस्पिरेशन डिनाई कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो डिनाई करें, तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे आप दे रहे हैं? बात ये है जनाब, ये नरेटिव जो नॉर्मलसी का ये बिल्कुल गलत है, ये है ही नहीं। और अब बार बार मैं देख रहा हूँ जितेंद्र सिंह जी ये कहते हैं यहाँ पर परसेंटेज की बात, तो वो जो बैठे हैं ये उनकी ताकत है जो आके खड़े हो गए इलेक्शन में, और जो बैठे हैं वो किन के साथ है? वो भी उन्हीं के साथ है, लेकिन आते नहीं है। वो किन वजूहत वो खुद जानते हैं। बात यह है ना, ये जो करते हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ दी, 3% आपको बीजेपी को वोट आए, डीडीसी पार्टी के 3% आपको वोट आए डीडीसी। कैसे जम्मू कश्मीर की बात कैसी बात करते हैं? तो अब बात यह है कि ये सारा नैरेटिव है, ये एक धोखा है, मुल्क को धोखा देने के लिए बात कही जा रही है, बुना जा रहा है। हकीकत में कोई चीज नहीं। अब नेशनल हाईवे की बात लीजिए, इन्हीं 3 महीनों में डॉक्टर साहब जानते हैं कि तकरीबन 1.5 महीने नेशनल हाईवे बंद रही। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे NH-44 क्योंकि है ही नहीं, यातायात नहीं था। तो जनाब ये है कि ये नॉर्मल जी पहले ये नहीं है। आप जो एस्पिरेशंस है उनको एड्रेस कीजिए। हम देश का हिस्सा हैं, देश से बाहर नहीं है। दूसरी बात है, महताब जी कहने लगे कि भाई ये तो पहले होना चाहिए था। वो जानते नहीं, उनको इतिहास मालूम नहीं। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वहाँ की बनी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो देन थी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, दिल्ली एग्रीमेंट की देन थी। और बधाई दी सारे देश ने, मुरारजी भाई ने और सारे देश ने, जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे जम्मू कश्मीर को, आपने अपना आईन बनाया। और जो निशान दिया गया वहाँ, वो निशान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दिया, दिल्ली एग्रीमेंट के साथ पार्लियामेंट में दिया। अब बात वो ये इतिहास है, मुंह ना मोड़िए। आप एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी बात यह है कि अब जो बजट की बात आई, मैंने कहा ना कि वक्त नहीं दिया गया कि हम पूरा एनालिसिस करते। मुमकिन है कई एक चीजें बजट की है जिस पर हम सराहना करते, जैसे एग्रीकल्चर में आपने 310 करोड़ की एक इजाफा किया है, बहुत अच्छी बात है। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह पर और एलोकेशन होनी चाहिए थी। हेल्थ और वेलनेस पर देखिए, हेल्थ और वेलनेस की जो बात है, इस वक्त सारे कश्मीर में सिर्फ एक पेट स्कैन है, एक पेट स्कैन। मेरा ये मुतालबा होगा कि आप साउथ कश्मीर में 25 लाख के करीब लोग रह रहे हैं, वहां पर एक 500
बेड का 500 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाने की तजवीज़ है दयालगाम में। प्लीज कंक्लूड। नहीं, कैसे कंक्लूड करूँ? प्लीज कंक्लूड। जम्मू कश्मीर का ही है, यहाँ तो इंटरवेंशन में दो एक टाइम। तो इसी तरह रूरल इकोनॉमी में देखिए हेल्थ और वेलनेस, इसी तरह मैंने रिक्वेस्ट की है कि MRI नहीं है साउथ कश्मीर में। और दूसरी बात है, आप हर जगह क्लास शुरू कर रहे हैं, आप जो हमारा एम्स है अवंतीपोरा में, वहाँ भी MBBS की क्लास शुरू कीजिए। साथ ही वहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उससे आरंभ हो सकता है, शुरुआत हो सकती है हमारी। आप कहने को कहते हैं कि सब तालीम आम है, साउथ कैंपस में बना दिया आपने, साउथ यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस, सिर्फ 9 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो सिर्फ 16 की फैकल्टी है। कहने को तो यूनिवर्सिटी बन गई, सिर्फ 6 सब्जेक्ट और 16 जो 16 के करीब है हमारी फैकल्टी। इसी तरह टूरिज्म और कल्चर के बारे में मेरी ये गुजारिश है, उसमें बड़ी 604 करोड़ रुपए टूरिज्म में, ये तो बैकबोन है हमारी टूरिज्म, उसमें तो मुझे लगता है कि उसमें और इजाफा करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में जैसे जसवीर सिंह जी कहा कि हमारी कमर्शियल पॉलिसिंग पर हमें तवज्जो देने की जरूरत होगी और उसकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। तो एजुकेशन, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ को उसको मुस्तकम करने, और एक लॉ यूनिवर्सिटी की तजवीज़ थी वो अभी हुई नहीं। हाउसिंग में ये कैसे नहीं इम्प्लीमेंट होता है? 48,000 मकान बनाने थे, जिसमें से सिर्फ 13,000 बने। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन और जो रूरल है, दोनों में, ग्रामीण है, दोनों में कमी है, वो पीछे जा रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी में कम एलोकेशन है। ट्राइबल वेलफेयर में नहीं, आपने सीजनल स्कूल बनाए ट्राइबल माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट, जो के टीचर्स हैं, उनको आप डिसबैंड करते हैं 6 महीने के लिए। एनवायरनमेंट की बात की गई, जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देखिए आप, हमारा एक एयरपोर्ट पहले ही है, अवंतीपोरा का एयरपोर्ट ट्रांसफर हुआ है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को, या ट्रांसफर होने की पोजीशन में है। तो आप वहाँ पर कनेक्टिविटी, वहाँ पर परवाजें शुरू कीजिए, ताकि श्रीनगर में इस वक्त 41 के करीब परवाजें आती हैं, फ्लाइट्स आती हैं, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 41 के करीब उसको हैंडल करने का, उसकी ज़रूरत है। तो ट्राइबल वेलफेयर में इन स्टूडेंट्स, इन टीचर्स को परमानेंट बनाइए, ताकि ये इंटीग्रेट कीजिए स्कूल सिस्टम के साथ। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की बात है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा तकाजा करता है कि आपकी तवज्जो उस तरफ। हमारी कोई 7-8 के करीब सीमेंट फैक्ट्रीज है, जो बिल्कुल जिनके इमिशन लेवल से बहुत ऊपर हैं, उससे क्या दाशिगाम इम्पैक्ट हो रहा है। ज़रूरत है कि वहाँ पर एक ऑडिट करके वहाँ पर और इन्वायरमेंट को मुस्तकम करने के लिए और इक़दाम किए जाएं। तो 73% के करीब बजट हमारी ईटअप करती है हमारा जो होम डिपार्टमेंट। देखिए 8,000 इंटरवेंशन पर, उन्होंने इंटरवेंशन पर एक होम डिपार्टमेंट 73% होम डिपार्टमेंट। प्लीज कंक्लूड। देखिए ये जो 8,000 करोड़ रुपए आप श्रीनगर की सड़कों पर काम रखने में लगाते हैं, इन पर हक है देश का, इन पर हक है जो देश में जो एलिजिबल हैं, हेल्थ केयर वाले, एजुकेशन वाले। तो आप इस पर काम करके वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिएगा। इसीलिए पावर में 2,457 करोड़ रुपए आपने रखे, उसमें भी होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और ट्राइबल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में होनी चाहिए। तो खासकर आप विशेष बनाइए एक प्रोग्राम, विशेष आप अपना एक अभियान चलाइए। वो है हमारी सबसे बड़ी परेशानी, 61,000 कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स और डेली वेजर्स। मैंने कहा आपको कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो भी डेली वेजर्स, उन्होंने काम सस्पेंड किया। डॉक्टर साहब जानते हैं कि फौज को देने पड़े वो रिसीविंग स्टेशन, फौज ने फिर बिजली चलाई 1 हफ्ते के लिए। तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और हमें ये उम्मीद है पूरा हमने बजट पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमें थैंक यू। तो ये उस पर तवज्जो, ताकि वो रेगुलेशन स्पीड कीजिएगा। वो कैसे 5 मिनट। तो अब डिलिमिटेशन की बात देखिए, डिलिमिटेशन उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जी उसका जिक्र नहीं, क्यों एक कॉमर्शियल इदारा है। लेकिन मैं कहता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में है उसको ना अमलाइए। आप अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को स्टे दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन की कि हम पावरलेस नहीं है अंडू करने में। उसका मतलब ये संदेश था आपके लिए, मैसेज थी आपके लिए, भाई ऐसा कोई चीज़ ना कीजिए जो हमें अंडू करना पड़े। तो उसकी तरफ तवज्जो दे दीजिए। देखिए 4 प्रिंसिपल थे, पॉपुलेशन की
एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तजवीज़ है 2 लाख की, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तजवीज़ है 51,000 की। अब देखिए कंटिग्यूटी, कंपैक्टनेस, कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस 4 जो और मूल मंत्र है उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नहीं ये हमने नहीं इसका हमने जिक्र किया। तो J&K budget is discussed. All the members are within the budget. Not good. But everybody going beyond the budget. That's including honorable ministers. Please conclude. जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोई जुडिशियल सिक्योरिटी में कोई कानून है, आप उसको ना इम्प्लीमेंट कीजिए। More so when Supreme Court has made an observation that it is not powerless to, it is not without power to undo it. तो ये सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में खासकर आपकी तवज्जो की जरूरत होगी। हम बहुत सारे मामले इसमें हैं, बहुत सारा आपका जो बजट है बहुत सारे हिस्से जो सराहना के काबिल हैं, जिनमें आपने अच्छी एलोकेशंस की, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि सारा पैसा खा रहा है होम, सारा पैसा होम का रहा है और 8,000 के करीब, जैसे मैंने कहा 8,000 करोड़ के करीब पैसा जा रहा है, होम में जा रहा है। तो इन प्लीज कंक्लूड तवज्जो दे दीजिएगा। I called next speaker. Please conclude. नहीं फर्स्ट I already. पर दो मिनट। No. जम्मू कश्मीर है ना, देखिए आपने इंटरवेंशन पर 2 घंटे दे दिए। No, you have got enough time. Please. टूरिज्म में खासकर मैडम देखिए टूरिज्म में हमारी दो मैटर्स हमारी। एक तो हमने सुना कि 5 लाख दिए जा रहे हैं। Come to final point. Final. No. एक तो हमारी अकोमोडेशन ही नहीं है, नहीं पहलगाम में है और नहीं गुलमर्ग में है। देखिए एक मोनोपोली हो गई है, तो उसमें मोनोपोली खत्म करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है टूरिज्म में, लेकिन उतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए था। देखिए एक तरफ से आप खुद ही कह रहे हैं कि इस साल तो सबसे रिकॉर्ड आ गए टूरिस्ट, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत कर दीजिए। तो ये सारे मामले टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी यही डेली यूजर्स का मामला है, कैजुअल वर्कर्स का मामला है, हर जगह फैला हुआ है, तो इन की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तो मेरा तो एक आधा घंटा था ना, आधा घंटा दिया हुआ था। हाफ मिनट प्लीज कंक्लूड विद इन हाफ मिनट। तो विद इन हाफ मिनट। तो इन सबसे बड़ी बात यह है, हम कह रहे हैं महान है सब कुछ। देखिए इस वक्त कोई 30,000 के करीब जो मुलाजमीन है उनको मिनिमम वेज से कम मिल रहा है। वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हो, वो कॉलेज डेवलपमेंट फंड में हो, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में 3,000 से कम मिल रहा है। और जो मिनिमम वेज है, अगर हमने कानून बनाया तो वो उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? जब बजट यहाँ हो रही है, बजट यहाँ पेश हो रहा है यूटी का, तो जाहिर सी बात है सारी बातें हम यहीं कहें। अगर बजट वहाँ होता है असेंबली में तो सारी बातों पर बहस वही होती। तो एक डिस्कनेक्ट है ना, क्योंकि जो जमीनी सूरत हाल है वो। अच्छा एक और बात देखिए, जो हमारे डिसेबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हमारे लोग हैं, तो उनको सारे देश में 5,000 की डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, वहां सिर्फ 1,000। कैसा खुशहाल कश्मीर है, कैसा नया कश्मीर है? 5,000 यहाँ पर दिल्ली में 5,000 डिसेबिलिटी, और इस वक्त वो धरने पर बैठे और हम कहें हमारी वेलफेयर स्टेट है और ये नया कश्मीर है। इस वक्त धरने में जम्मू में बैठे हैं, 10 दिन से बैठे हैं। डॉक्टर साहब उस धरनों की तरफ नहीं देखते हैं, ये देखते हैं बाकी तरफ की तरफ देखते रहते हैं जब भी जाते हैं जम्मू। थैंक यू। तो उनको एक लेवल प्ले फील्ड पर लाइए ना, उनको जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे हैं, जो हमारे भाई हैं बैंक, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि उनको वही मिले जो दिल्ली में मिल रहा है, मिनिमम वेज वही मिले जो दिल्ली में बाकी जगहों पर मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि इन सारी चीज़ों की तरफ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है। वो ये कि जो आपने बढ़ोतरी की है, एग्रीकल्चर में की है, जल शक्ति में की है। जल शक्ति में सबसे ज़्यादा आपने की है, कोई 6,000 के अलावा, 6,000 करोड़ के अलावा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में भी अच्छा किया है। तो लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो सोशल सेक्टर है, जो ट्राइबल वेलफेयर है, जो एग्रीकल्चर है, इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इनमें भी ये भी आ जाएं, इस दौड़ में शामिल हो जाएं। तो और ख़ासकर सबसे ज़्यादा वहाँ पर परेशानी है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर क्योंकि हेल्थ केयर में जो मैन पावर है उसकी
कई एक जगह पर हमारे इक्विपमेंट लगे हुए। देखिए अभी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कि बड़ा अलार्मिंग है कि जम्मू कश्मीर में जो मॉर्टलिटी रेट है कैंसर की वजह से और इंसिडेंस रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो डायग्नोस्टिक हमें मजबूत करना होगा। और साउथ कश्मीर जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर एक प्रपोजल है। और सिक्किम्स में जो हमारे अभी आए थे, जो नमग्याल साहब थे, जो लेस से बोल रहे हैं, वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं। जम्मू से पेशेंट आते हैं वो भी सिक्किम्स पर डिपेंड करते हैं। तो वहाँ का जो है उसके लिए कोई एक खास होना चाहिए, कोई खास एलोकेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मसूद जी, प्लीज कंक्लूड। या यू हैव गॉट इनफ टाइम, प्लीज। एग्रीकल्चर में अभी देखिए हमारे सैफरान की बात आप करते हैं, 10% सिर्फ होती है प्रोडक्शन सैफरान की। और आपने वहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन का बनाया तो उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ, वो तो हो नहीं रहा। बल्कि वो जो उसके केयर टेकर्स हैं उनको 3-3 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। देखिए रेल्स तो आपने बनाए, वहाँ केयर टेकर उन रेल्स के, उन्हें जमीन डोनेट की लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा। इसी तरह जमीन डोनेट की गई पीएचई के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, उन्हें डोनेट की इस प्रॉमिस पर कि उनको नौकरी दी जाएगी और कुछ भी नहीं। आज तक इंतजार करें। ये सारा जो नॉर्मलसी का जो ये आप बुन रहे हैं ना, ये जो आप बना रहे हैं एक नरेटिव, ये सारा फेक है। जमीन पर ये नहीं है। आप कितने भी यहाँ पर क्यों न दें एलोकेशंस, लेकिन जमीन पर ये होता नहीं है। जमीन पर इसका अमलाया नहीं जाता। तो मैं ये तवक्का करूँगा जो भी यहाँ पर ध्यान दी की गई इनकी तरफ तवज्जो देंगे। और खासकर डॉक्टर साहब अपना रोल करें एस्पिरेशन एड्रेस होने में। तो इनको खुशी है क्योंकि कहते हैं कि हमारे और भी लोग आगे चले, ठीक बात है, लेकिन एस्पिरेशन एड्रेस करना फंडामेंटल है। देयर कैन बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन एस्पिरेशंस एंड डेवलपमेंट। एस्पिरेशंस हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस एंड दे नीड टू बी एड्रेस्ड। और ये जो है विभाजन की और ये बातें ये ना करें, और जिससे और पीर पंचाल को मिलाइए, मुझको मिलाइए, श्रीनगर के साथ अनंतनाग को मिलाइए, उसके साथ ऐसे ऑपरेशन डॉक्टर साहब ना करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सीईटी में Sir, thank you very much, sir. Sir, additional allocation in the way of supplementary demand for GAN is okay. In the case of J&K is also it's safe. But sir, the peculiar situation prevailing in JK really it's opened up a critical analysis in this August House. When we are discussing this thing, everybody is asking the same question. That is, when are you going to restore the statehood of Jammu and Kashmir? So I quote from the statement of Honorable Home Minister. He said, so I quote, I have given assurance to the Parliament that once the situation becomes normal in J&K, statehood will be given back. Sir, they themselves admit that the normalcy is not prevailing there. When I heard certain speeches from that side, that everything is calm and quiet there, it is like a breeze, beautiful like that. That shows what? This situation of abnormalcy is continuing there. How it can be corrected? Abnormal situation was created by the government at the time of abrogation of 370 of Constitution. Sir, need of an elected government, I need not say about that. It is like a bridge, sir. Bridge between the people and the government. You have really spoiled that. Sir, still what is the position? I was thinking about the sad plight of these people, sir. Kashmir, still it carries those sorrows and agony. On August 5th, 2019, what you have stated? You said, this is to curb terrorism, development of Jammu and Kashmir in a comprehensive manner, enabling Jammu Padis who wanted to come back to Valley and involving Jammu and Kashmir people to get due share of the central government schemes which other states are getting. What is the balance sheet of these 3 years, sir? Everybody knows, day to day, the life of Kashmir people has remained in grief. Whether it is before abrogation 370 or after that,
same story of blood and tears, it still remains, sir. You can see all these things in papers, reports and everything. Sir, have you ever heard about, in India, in the history, 3 former chief ministers were under the house arrest months together? Sir, is it not a shame for a country done by a government with an ulterior motive? It is to be condemned. That is the thing which I want to say first. Sir, what is the government doing, sir? Their number one enemy is press. They are muzzling the press. Not only in Kashmir, that is everywhere. Sir, media, that independent body, they made a fact-finding report. Sir, that report says, sir, there are forces, they were forced to evict from the places they were staying. Sir, they were denied. Even advertisement was denied to the press like that. Those who say truth, they were harassed like anything. Sir, this kind of things are going on. Many cases have been charged against the journalist people. How many journalists are now facing the trial? That kind of thing is going on there, sir. Accreditation of the press, that also has been cancelled without any reason. My intention is not to question the government or blame the government, but you must have a thinking about this. In a democracy like ours, we claim that ours is the biggest democracy in the world, but these kind of things are going on in Kashmir, sir. Internet, it was suspended for months together. Communication was cut off. Press is muzzled like anything. This kind of thing should not be allowed to continue. That is why I am saying that this abnormal situation was created by the government. Sir, we can very well understand what is the strategy of the government. When you are distributing the wealth of the nation, are you doing it in a judicious manner? That also is not done. You are doing this kind of things in what is called according to your will and pleasure. That is going on. So I will not take much time. RTI, what is happening? This Information Act, the Right for Information Act, was brought by UPA government at that time. That was the most effective tool to ensure transparency in the kind of things. But what is happening? If a Kashmir ordinary man asks for a reply from a department, they are denying it. That is cut off for them. That is the situation, sir. And coming to another thing, I am going to conclude, sir. I respect your this thing, time value. Federalism. What is happening, sir? Federalism is a sanctity. It is very much in the Constitution. Relation with the state government. Instead of decentralizing the power, you are grabbing the power from the states. You are doing that way. So what I am saying is an attack on the fundamental principle of the Constitution. Towards the end, I would like to say only one thing, sir. Government may have agenda. Your government may also have agenda. I am not opposing that. But one thing, we have to be very careful. What is our recasting the population equation? If a government wants to recast it with an ulterior motive, with a bad intention, I warn the government, whether it is in JK or Lakadius, is a bad practice. I humbly request the government to make an end for this kind of things. Sir, with this few words, I conclude. Thank you very much. Thank you. Honourable Member C.A.M. Arif. Thank you, Speaker, sir. I stand here to participate in the discussion on behalf of CPIM parties. On watching, we watching the discussion from the members of the treasury benches. Every states are forced to demand for a presidential rule. If we could get more funds from the center, every state should convert into a presidential rule, sir. That's the situation. Their discussion is show that. Sir, while participating in the discussion, Honorable Minister Dr. Jitendra Singh Ji
spoke widely about the voting percentage of the Jammu and Kashmir before the abrogation of Article 370. When our Standing Committee, Housing and Urban Development Committee visited Kashmir, the local body representatives are present there. We asked them to what about the percentage of the local body elections. They replied that only less than 20%. It shows that same situation is continuing there. Sir, so after the 2.5 years of the abrogation of the Article 370, so nothing to proud to you about the percentage of the vote in the local body elections. We have no doubt that the Kashmir is an integral part of our country. But we must understand that the founding leaders of the independent India placed the Kashmir as a crown of our country's head, as a part of proud. And that crown had given a special status, that was Article 370. You destroyed everything against the will of Kashmiri people and against the value of constitutional protection. Sir, this August House is forced to spare time to discuss the budgetary provision of Jammu and Kashmir due to the crookedness shown by this government in withdrawing the constitutionally mandated special status and converting into a union territory in 2019. I wish to reiterate that it is a shame that this government forced this August House to take over the powers of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by misinterpreting the constitutional provision in blatant violation of all democratic principles and precedents. Sir, what purpose is the government achieved by the withdrawing the special status and converting into two union territories other than breaching the trust of the people? And what we have seen today, sir, again violating the rules of procedures and precedents as pointed out out in the morning by Sri Manish Tiwari and Sri N.K. Premachandran, by forcing this House to discuss a budget on the same day of its presentation. Sir, this government is again and again making mockery of this House by imposing autocracy, by labeling its democracy. Sir, for the past 2.5 years, the government has saying that the statehood would be restored in appropriate time and when normalcy is back. But even the government itself has no definition for those words. No one knows what it means by normalcy and when that auspicious time will arrive. By delaying the restoration of statehood, this government is betraying the people of Jammu and Kashmir, acting against their wishes and aspirations. Remind this government the long history of how the people of this country have defeated such heinous attempts to divide this country on previous occasions. Sir, under the British rule, we saw the divide and rule and speak, but the gains of the never last long. Brave people of the country arose and fought back to gain our independence. In the 1970s, Congress met the same fate when it tried to impose draconian policies in the same national emergency. I remind you that fate is waiting for you and conclude you. Thank you. Shri B.B. Patil, Honorable Member Shri B.B. Patil. Sir, thank you. During the past 2 years, the Union Territory of Jammu and Kashmir has been marching on the path of development as a result of the government initiatives, which included various developmental schemes executed under the Prime Minister Development Packages. For several decades by the obstacles through ensuring effective and transparent administration. Without going into detail, I want to ask a few questions from the government, sir. What steps have been taken by the government for the revival of businesses, as the present businesses in Jammu and Kashmir are not offered a handholdings? What special schemes have been announced for the local entrepreneurs of the Jammu and Kashmir? What steps have been taken by the government to boost the demands in the MSME sector? Jammu and Kashmir industrial sector required special packages, but the budget has no roadmap for the Jammu and Kashmir industrial sector. The existing industry is turning sick in the Jammu and Kashmir. There is nothing to tackle the problems of unemployment and inflation, which will only increase inequality and leave
the largest section of the population, including unemployed, youth, artisans, horticulturists, transporters, vulnerable than ever. The government was expected to announce a waiver on the KCC loans for fruit growers who are facing acute hardship. The centre should have come up with a comprehensive economic package and compensation to the orchardists and farmers. The local businesses and trade have reached a critical stage and demand a comprehensive revival package for the whole Union territory, especially the Kashmir division that suffered the most losses since August 5, 2019, when the centre ended a Jammu and Kashmir special constitutional position. The KCCI recorded a loss of 18,000 crores in the wake of the internet blackout and security restrictions after August 5, 2019, sir. The losses jumped up to 44,000 crore by the end of the year 2020. These losses were inflicted by the situation that was beyond the control of the traders. It was followed by a series of lockdowns in the face of the pandemic. Exports have also dropped by 45%. Measures and schemes that will be fuel exports and are able to retain about 3 lakh strong workforce working in Kashmir's handicraft sectors were expected. Till now, investment comes to Kashmir, which is likely to a few years. A few measures should be taken by the government. Jammu and Kashmir currently requires hand-holding of young entrepreneurs, tax holidays, capital infusion, and amnesty of GST for filing returns, sir. As the businesses, traders, entrepreneurs have been badly hit by the lockdown imposed after Article 370 removal, the government should have announced a financial package for Jammu and Kashmir to fuel its economic growth. Centre should put Jammu and Kashmir in a special category since no economic growth took place since August 5, 2019. Steps such as waiving the off-interest accumulated since August 2019, interest subvention schemes, fresh capital on low rate of interest, GST holidays, moratorium of the 2 years on fresh loans, reservation in tender in all India level to local entrepreneurs are needed. Concrete steps are expected to that we see on overall business growth, given the exponentially high unemployment, rising poverty, inflation, and failing business in Jammu and Kashmir. With these few words, I conclude and support the bill, and at the same time request the government to take the necessary steps for overall development of the Jammu and Kashmir, sir. Thank you. Honorable members, Asauddin Owaisi. स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सर, मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम के उनके जज्बात और उनकी तकालीफ की अक्कासी इस ऐवान में हो सकेगी। शायर ने कहा कि आज वो कश्मीर है महकूम मजबूर और फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर, सिनाए अफलाक से उठी है आहसोसनाक, मर्द हक़ होता है जब मरूब व सुल्तान व अमीर, कह रहा है दास्तान बयादारी आयाम की, कोह के दामन में वो गम खाने दे खाने पीर। और किसी और जगह पर एक शायर ने अच्छा कहा कि घात में सयाद पहलू में है खटकता तीर का, एक पहलू ये भी है कश्मीर की तस्वीर का। सर, मैं यहाँ पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि एक आरटीआई के एप्लीकेशन में ये कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर 30 साल में एक ही आदमी का। एक मिनट। Honorable members, if the House agrees, then the time of the House may be extended up to disposal of financial business of Jammu and Kashmir. Thank you. Please continue. और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी।
और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जो बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई कि जो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लिमानी हलकों की जो हदबंदी की गई, वो बड़ा ही साफ सुथरे तरीके से किया गया। कितना साफ सुथरा था देखिए सर, अनंतनाग को उन्होंने मिला दिया पूंछ और राजौरी से। इतना साफ सुथरा था कि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, वहां से आप उसको मिला दिए पूंछ और राजौरी में। अगर दिसंबर में इंतखाबात होंगे तो मुगल रोड तो बंद होगी, तो किसी को आना है तो डोडा, उधमपुर, जम्मू, पूंछ से उसको आना पड़ेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे? ये आपका साफ सुथरा मुजाहरा है। तीसरी बात यह है कि सर, मैं मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जब जवाब देंगे, वो उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने दफा 370 को, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आपने कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा। मर्ज का इलाज नहीं हुआ, मर्ज बढ़ गया। जो मर्ज नहीं था पहले, वो मर्ज बढ़ चुका है। मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि इस ऐवान पर आप रख दें कि कितना एक पैसा इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ। एमओयू की बात मत करिए, कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं बल्कि एक पैसा कितना आपने इन्वेस्ट कश्मीर में करवाया। दूसरी बात यह है सर, एक तरफ सरकार बोलती है हम प्राइवेटाइज करेंगे पूरे मुल्क में, एलआईसी और सब चीज, मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया गया। जो कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उसको कह रहे हैं नहीं अब हम पीएसयू बना दिए हैं। यह आपका साफ सुथरा और आपकी राह दिखाता है। पावर आपका बरखी का, आपने उसको सेंट्रल पीएसयू से जोड़ दिया। तीसरी बात यह सर, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या फिर कश्मीर के लिए? यहां पर एक पॉलिसी, वहां पर एक पॉलिसी, कौन सी कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां पर एक अपना रहे हैं, वहां पर अलग लोग अपना रहे हैं, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। सर, फार्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब दें, सही है गलत है? अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर। यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, कल आप ये बताएंगे कि नहीं नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर, कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 370 निकाल के आपने क्या किया सर? अनएम्प्लॉयमेंट वहां और बढ़ गया। अच्छा सर, ये और एक बात आपसे कर रहा हूं, JKIDC। सर, ये JKIDC ऐसा आपने एक शैतान को बना दिया आपने, वहां पर एक शैतान को क्रिएट कर दिया आपने JKIDC को। और जमीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उसके फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत में गलत फैसलों को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, माने जमीन किसकी भी ले लेंगे, पुलिस का ऑफिसर साथ देंगे। तो इसीलिए सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर कोई गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर कन्वेंशन जो है, ये बजट को यहां नहीं डिबेट करना चाहिए। इस बजट को तो वहां के मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम एक जम्मू का, कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है। और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे हैं वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन हालात को, खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को।
आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं दो यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हुए हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। कहां दिल और दिमाग को जीत रहे हैं आप तो वहां पर अपने जोर और जबर की बुनियाद पर जमहूरी तरीके से जो आवाजें उठी उनको दबा रहे हैं आप। मैं इसकी मजम्मत करता हूं सर, और मैं इस बजट के खिलाफ अपने खड़ा हूं। बोलने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। Thank you. Honorable members, Sri N.K. Prime Minister. Thank you very much, Chairperson, sir. Sir, the morning itself, I've raised a point of order as well as an issue regarding the placement of the statement of expenditure and receipts of Jammu Kashmir for the financial year 2022-23 and the discussion on the same day. And that matter has already been discussed in the House. And further, another technical objection also I have raised, that is regarding the demands for grants for the Jammu Kashmir. If you examine the demands for grants for Jammu Kashmir, there are total demands starting from 1 to 36 up to cooperative department. But it is seen that demand number 5 is missing. We know that demand number 5 is in respect to, or it is related to, the Union Territory of Ladakh. But when we miss or when we omit one demand from the serial list of the demands of grants, then that should be re-serialized and that should be corrected. But unfortunately, that has not been done. The demand number 5 is missing. This is in the same case as that of the appropriation bill also. This is missing, for which I am seeking an explanation from the Honorable Finance Minister. Sir, the demands for grants, as rightly pointed out by most of the learned members, I am not going into the details. The total allocation from the central government is 35,581.44 crores as centers, assistance, grants and loans. This is the total amount which has been earmarked to the Union Territory of Jammu and Kashmir. That is just 876.98 crores more than that of the previous financial year 2021-2022. That means a marginal increase of allocation of finance has been provided for the strengthening or for the development of Jammu Kashmir, Union Territory of Jammu Kashmir. Sir, it was a historic day according to the government, because after so many decades, Article 370 is abrogated, or the powers under Article 370 has been limited by using the constitutional provisions. That is, still matter is pending before the Supreme Court, because the Constituent Assembly of Jammu Kashmir has been described as the Legislative Assembly of the Jammu Kashmir, and since the Legislative Assembly of the Jammu Kashmir is not in existence, since there is the presidential government, and using or taking advantage of that position, the Parliament has enacted a law, constitutional amendment by which Article 370 powers have been limited, or it has been abrogated, and that is pending before the Supreme Court. I would like to know from the government, especially from the Finance Minister. That is why I have just before also I have stated, what is the present situation or the status of Jammu Kashmir before abrogation of Article 370 and after abrogation of Article 370? That has to be evaluated when we pass the budget for the state or for the Union Territory of Jammu and Kashmir. So many observations and criticisms are coming from various corners, so we should, I even urge upon the government to issue a white paper on pre-abrogation 370 and post-abrogation 370. What is the real status of Jammu Kashmir which is going on nowadays? That is the second point which I would like to make. And coming to the another very important point, sir, regarding the government is always arguing for, even at the time when Amit Shah ji was piloting the bill, after passing the bill at the time of third reading, I still remember Honorable Home Minister has assured the House that after passing this bill, definitely the industrial investment in the valley of Kashmir Valley will be boosting like
anything. So many entrepreneurs, just like corporates, are ready and willing to invest in the Valley of Kashmir. We would like to know that how much investment so far has taken place in the Valley of Jammu and Kashmir, because industrial development, if you examine the statistical data, it is only negligible. And the other cases, I do agree with this, as far as the law and order situation is concerned, it is being reported that there is a little bit improvement. But as far as the developmental process are concerned, the assurances given by the government that Jammu Kashmir's development, especially in the infrastructure development, industrial development, and also in the tourism sector and all these sectors, but it is quite unfortunate to note that even after the abrogation of Article 370, that is after 3 years, the development as promised by the government has not taken place, for which also we are seeking clarification from the Honorable Minister. And regarding the social development, sir, it is very important fact that mere economic development is not the aspirations of the peoples of a democracy. The social as well as the democratic aspirations of the people, how is being protected? Yes, I do appreciate that the local body election at Sarpanch level has taken place, but the real democratic fabric of the state, that is the statehood of Jammu and Kashmir. Repeatedly, the Honorable Home Minister Amit Shah ji has assured this House that immediately we will bring back the statehood to Jammu and Kashmir when the normalcy comes back. That means still, even after 3 years of abrogation of Article 370, we are not able to bring back the normalcy, means that is also administrative failure on the part of the presidential rule. Because after 3 years, we are not, and even the government is claiming that they are able to contain the militancy, cross-border terrorism, and internal disturbances has come down, stone pelting has come down, the law and the situation has been improved. But why we are not able to declare the statehood to the state of, or to the union territory of Jammu and Kashmir, and to hold the elections in the state assembly, for which also the government is answerable? That means the normalcy is not being taken place even after 3 years. So I urge upon the government to declare statehood, because the democratic aspirations of the people of a particular state is very important as far as their civil right is concerned. That civil right is not being conferred upon the people of Jammu and Kashmir, and we know the tradition, the culture, the social values, and the religious and all these things have to be protected, and there shall not be any discrimination. There is still an apprehension that such a discrimination is there. So my suggestion is the people of Jammu Kashmir has to be taken into confidence in building the state, or building the union territory of Jammu and Kashmir, and the statehood has to be declared, and the traditional belief culture has to be protected. Mere economic development, mere industrial development do not serve the purpose so as to have the prosperity of the state as a whole. With these words I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Shri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर बजट पर आज बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर का नाम जब जैन में आता है तो दो चित्र उभर कर आते हैं, एक जिसमें हिंदुस्तान का स्वर्ग और दूसरा खून खराबा। सभापति महोदय, आज़ादी के दशकों बाद लंबे समय तक देश में शासन करने वाले दल ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए उसे देश जानता और समझता है। सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने की सरकार ने कई कदम उठाए। सभापति महोदय, केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में सबसे अच्छा कार्य जो किया, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त करके किया। लेकिन धारा 370 हटना ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन स्थितियों में सुधार की बात आप लोगों ने की, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? और मुझे स्कूलों का ढांचा विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को अभी और कार्य वहां करने की जरूरत है। बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं जम्मू कश्मीर इस इलाके के अंदर होती है, तो इसके लिए डोपलर ये रेंजर लगाने की वहाँ आवश्यकता है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्थायी रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरूरत है। बहुत बातें इस संबंध में सदन के साथी सदस्यों ने कई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की भावना जम्मू कश्मीर के साथ और वहाँ पर पूर्ण शांति बहाली कैसे हो, किस प्रकार जल्द से जल्द आतंकवाद खत्म, वहाँ के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो, उस दिशा में सरकार को और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। एक मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर में मौसमी शिक्षक जो लगाए जाते हैं, जो गुजर बकरवाल समाज चाहते हैं,
उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नजदीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए ताकि इसके साथ स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में पुंछ, लोरेन, सिब, सरा, मोलसर, बड़ा पत्थर, जमियावाली गली से चांगा मार्ग की सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये बजट के अभाव में इसका कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 90 के दशक के अंदर सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज तक नहीं आई, और आज जब धारा 370 हटाई तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पूरा देश जानता है कि देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओं को किसने सुरक्षा दी, वो कौन लोग थे जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे। स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालात बना दी गई, कांग्रेस की बात भूलनी नहीं चाहिए। समझ मुझे मैं एक मांग ये करूंगा कि अभी एक पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, तो मेरा निवेदन है कि इसको पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री करके हर व्यक्ति इसको देख सके, गरीब से गरीब आदमी ये करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा है। राज्य के आदिवासियों में करीब आधे खानाबदोश है। राज्य में 12 अनुसूचित जनजातियां, इसमें से 8 लद्दाख और बाकी के 4 कश्मीर जम्मू क्षेत्र में। इनकी आबादी में करीब 90% गुर्जर करीब 9 लाख और बकरवाल करीब 2 लाख है। बकरवाल पूरी तरह खानाबदोश है, सामाजिक और आर्थिक पायदान में सबसे नीचे। सालों से उनका अस्तित्व के साथ नव संकट मंडरा रहा है। समझ लो राज्य में स्थायी तौर पर बसे लोगों को चुनौती मिल रही है। साथ ही साथ उनका अस्तित्व के लिए जरूरी चारागाह भी साल दर साल तेजी से कम हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहभागिता विभाग का आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशांक आंकड़ों के अनुसार इस शताब्दी की शुरुआत से 14-15 के बीच राज्य 11,000 हेक्टेयर चारागाह खो चुका है। 2014 में जारी भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि कानून 2001 रोशनी कानूनी मामूली फीस के साथ सरकारी भूमि स्वामित्व प्रदान करता है। 2001 में ये योजना शुरू होने के बाद 17,000 हेक्टेयर जमीन पर निजी स्वामित्व हो गया। खानाबदोशों की दिक्कत यही खत्म नहीं होती। भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के चलते उनका स्थायी निवासियों से संघर्ष हो रहा है। पशुओं को पानी पिलाने के लिए स्थानीय जल स्रोत पर लेकर जाने में टकराव का हालात पैदा हो रहे हैं। अगर पशु खेत में घुस जाए तो बवाल और बढ़ जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के बजट के साथ साथ 2 मिनट का मैं समय और लूंगा। सदन में आज 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो रही है। सरकार के बजट को लेकर विश्लेषण सहित कई बातों को माननीय साथी सदन में कहा। हमने भी बजट बैच के अंदर भाग लिया था। 21-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 373,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिगत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी। सभापति महोदय, किसानों के सामने आ रही समस्या शुरू करूंगा। अपने वक्त उक्त मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ का अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों की बुआई से पहले डीएपी की भारी किल्लत और बुआई के बाद यूरिया की भारी कमी से राजस्थान सहित कई राज्यों के अंदर किसान जूझ रहे। जहाँ कांग्रेस पार्टी की हमारे राजस्थान में सरकार है, वहाँ किसानों में डीएपी और यूरिया मांग रहे किसानों पर लाठी चार्ज भी हुआ और रबड़ की गोलियां भी चलाई गई। सरकार को इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कैसे वहन कर पाएगा, इसका भी जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें देखकर तो 2014 में सरकार के शुरुआत के समय के भाव देखकर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ साहब, ताकि टाइम वो निकल जाए। I know that. कुछ जरूरी पॉइंट Today you are very fast. सभापति जी, जरूरी पॉइंट एक आध मिनट एक करते हैं आप, है ना। एनडी की सरकार की शुरुआत के समय भाव देकर तुलना करते हम पाएंगे कि भाव असमान आसमान छू रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष असर महंगाई पे पड़ रहा है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी आप 4 चुनाव में 4 राज्यों में जीत गए तो इस खुशी में घोषणा कर दो तेल की कीमतें कम हो जाए, कम से कम 30, 40, 50 रुपए कम करो, तब जाके मैसेज जाएगा देश के अंदर। आम आदमी तकलीफ के अंदर है। सभापति महोदय, नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए 21-22 की अनुदान के अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में 4300 करोड़ रुपए मांगी। अब एक मिनट सर, लास्ट 1 मिनट। नदियां जोड़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पारंपरिक नदियों के भाव क्षेत्र को जो हालात है उसमें सुधार कैसे होगा, उस पर मंथन करने की जरूरत है। राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों को निस्तारण में केंद्र गंभीरता रुचि नहीं दिखा रहा। मैं विगत में जुड़ा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान के नौर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्योंकि हरियाणा ने नौर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी। उसका कारण ये था कि पंजाब से नौर फीडर का मांग के क्रम आवंटन पानी का नहीं दिया। इस कारण किसानों की बारियां पिट रही है। शपथ महोदय, मैं लास्ट में मेरी एक फाइनल पॉइंट बोल रहा हूँ। शपथ महोदय की राजस्थान छत्तीसगढ़ की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में स्थित है और पानी राज्य के हिस्से में देश का सबसे कम मात्रा में। राज्य में कृषि पशुपालन मूल व्यवसाय रवि कुमार पानी बस लास्ट खत्म करो सर। रवि कुमार जी प्लीज, रवि कुमार जी वेट एक मिनट सर, आप बैठो तो हम चाहते हैं कि एक आध मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स टू रिप्लाई। राज्य में कृषि पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहाँ पानी की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि वर्षाएं सबसे कम होने के साथ साथ यहाँ का तापमान अधिक रहता है। सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल विवाद अशोभनीय है। रावी व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं देने, भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम होने ऊपर यमुना बोर्ड के निर्णय क्रम में राजस्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नहीं होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिला, जिससे राजस्थान में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, किसान बलिदान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। शपथ महोदय ये भी केंद्र हस्तक्षेप करें। एक मिनट शपथ महोदय लास्ट, ये हमारे यहाँ मंत्री जी विराजे। शपथ महोदय ये हमारे ऊर्जा मंत्री जी, देश के ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज ऊर्जा मंत्री जी बैठे। शपथ महोदय मैं इनका ध्यान केंद्र की सौभाग्य योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। शपथ महोदय ये महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार ने, ये सारा पैसा केंद्र सरकार देगा और देश के अंदर जितनी भी ढाणियां, जितने भी गांव या जितने भी जहां लोग रहते हैं, अगर एक मिनट साहब, एक मिनट। No, you can conclude now. You can conclude now. So minister is ready for reply. 30 सेकंड में खत्म करो। एक मिनट बैठे साहब भैया प्लीज। मैं इसके अंदर मंत्री जी से मांग करूंगा कि उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासों को बिजली से जोड़ने के लिए 13/7/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ की योजना स्वीकृत की। चूंकि राजस्थान विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है, ऐसे में योजना में कार्य पूर्णता की अवधि जो 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक की जाए, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जोधपुर, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर इस योजना के माध्यम से हजारों घर रोशन हो सके। मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपकी योजना कागजों में ही रह जाएगी और फिर रवि कुमार प्लीज स्टार्ट। थैंक यू रवि कुमार जी प्लीज प्लीज। மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். 1951ஆம் ஆண்டில் தனது சட்ட அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்யும் நேரத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதற்கான காரணங்களை சொல்லும்போது காஷ்மீர் பிரச்சனையும் ஒரு காரணமாக சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். அன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் என்பது 350 கோடி ரூபாய். அதிலே 180 கோடி ரூபாய் 50 விழுக்காட்டுக்கும் மேல் இராணுவத்துக்காக செலவு செய்யப்படுகிறது. இந்த இராணுவ செலவு இவ்வளவு அதிகமாக இருப்பதற்கு பாகிஸ்தானுடன் நாம் கொண்டிருக்கிற மோதல் போக்குதான் காரணம். பாகிஸ்தானோடு நாம் கொண்டிருக்கிற இந்த மோதல் போக்குக்கு முக்கியமான காரணியாக இருப்பது காஷ்மீர் பிரச்சனை. இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனையை தீர்க்காத காரணத்தினாலே தான் நம்முடைய நிதியை இராணுவத்துக்காக செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது என்று சொல்லி காஷ்மீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான ஆலோசனையும் அவர் அன்றைக்கு முன்வைத்தார். ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த அரசு அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்ன ஆலோசனையை ஏற்கவில்லை. 70 ஆண்டுகளாக காஷ்மீர் பிரச்சனை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு முந்தைய அரசுகள் எல்லாம் தவறிழைத்து விட்டன. எனவே அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ஒரு 370ஐ நாங்கள் ரத்து செய்து காஷ்மீருக்கான தனி அந்தஸ்தை ரத்து செய்கிறோம், அதன் மூலம் அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் நன்மைகளை வழங்கப் போகிறோம் என்று இந்த அரசு அறிவித்தது. ஆனால் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கே மக்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிற ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்கப்படவே இல்லை. இன்னும் இராணுவத்தின் கீழ்தான் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வாழ்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையில் சமரசம் செய்வதற்கு முன்வந்து பல முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். ஆனால் காஷ்மீர் பிரச்சனையை தீர்க்காமல் சர்வதேச அரங்கிலே நாம் சமரச தீர்வு காண போகிறோம் என்று சொல்வது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. காஷ்மீரிலே இருக்கின்ற சராசரி மக்களுக்கு, சாதாரண மக்களுக்கு எந்த அடிப்படை உரிமைகளும் கிடைப்பதில்லை. அங்கே அரசாங்க ஊழியர்கள் கூட எந்த காரணமும் இல்லாமல் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். மனித உரிமை மீறல் மட்டுமல்ல, எந்த விதமான சிவில் உரிமைகளும் கிடையாது. இந்த அரசாங்கம் அவர்களுக்காக நிதி ஒதுக்குகிறோம் என்று சொன்னாலும் அந்த நிதி எப்படி அங்கே செலவு செய்யப்பட முடியும்? இன்றைக்கு அதற்கான சிவில் கட்டமைப்பை அங்கே உருவாக்காமல்
நாம் மீண்டும் அந்த தொகுதி மறுவரையறை செய்துவிட்டு டீலிமிட்டேஷன் செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு அங்கே தேர்தலை நடத்துவோம் என்கிறார்கள். அந்த டீலிமிட்டேஷன் செய்யும் போது அங்கே பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது. தங்களுடைய அரசியல் நோக்கத்துக்காக அந்த டீலிமிட்டேஷன் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன. எனவே காஷ்மீருடைய பிரச்சனையை தீர்க்க இந்த அரசு முழுமனதோடு முன்வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். காஷ்மீரை மற்ற நாட்டின் மற்ற பகுதிகளைப் போல ஆக்குவோம் என்று சொல்லிவிட்டு மற்ற பகுதிகளை காஷ்மீர் போல ஆக்குவதிலே இந்த அரசாங்கம் முனைப்பாக இருக்கிறது. மற்ற மாநில உரிமைகளை பறித்து காஷ்மீர் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அப்படி மற்ற மாநிலங்களையும் ஆக்குவதிலே தான் இந்த அரசுக்கு அக்கறை இருக்கிறதே தவிர காஷ்மீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதிலே இந்த அரசுக்கு முழுமையான அக்கறை இல்லை என்பதைத்தான் நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Member Shri Tol Tirumalavanji. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். ஒரே தேசம் ஒரே கலாச்சாரம் என்கிற தமது கனவு திட்டத்தை நனவாக்குவதற்காகவே ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கென்று இருந்த தனி அந்தஸ்தை தகர்த்தெறிந்திருக்கிறது இந்த அரசு. ஒரே மாநிலமாக இருந்த ஜம்மு காஷ்மீரை யூனியன் பிரதேசங்களாக உடைத்து சிதறடித்தது மாபெரும் இமாலய தவறாகும். இது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு இழைக்கப்பெற்ற மாபெரும் அநீதியாகும். அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான ஜனநாயக படுகொலையாகும். என்ன காரணத்திற்காக இதை யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கிறோம் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டதோ அந்த நோக்கமும் இதுவரையில் நிறைவேற்றப்படவில்லை. இன்னும் இராணுவ ஆட்சியே அங்கு நீடிக்கிறது. மக்களிடையே அமைதி இல்லை, சுதந்திரம் இல்லை, பாதுகாப்பு இல்லை. எல்லோரும் வீட்டுக்காவலிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஊடகவியலாளர்களுக்கும் சுதந்திரம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒடுக்குமுறை அங்கே நிலவுகிற சூழலில் இயல்பு நிலை இருப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த அரசு முயற்சிக்கிறது. இது முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானது. அங்கே இயல்பு நிலை இருப்பது உண்மை என்றால் இந்த அரசுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்றை, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்றை உடனடியாக ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். 2010 செப்டம்பரில் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் அவர்களின் தலைமையில் இதேபோல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு அங்கே பயணம் செய்தது. அந்த குழுவில் நானும் ஒருவனாக அப்போது இடம்பெற்றிருந்தேன். அந்த அடிப்படையில் இப்போது நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழுவை உடனடியாக ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் பகுதிகளுக்கு சென்று நேரடியாக மக்களை சந்தித்து வருவதற்கு, பார்வையிட்டு வருவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குழு ஒன்றை அமைத்திட வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். இரண்டாவது கோரிக்கை, அங்கே மக்களிடத்தில் ஒரு வாக்கெடுப்பை நடத்த அரசு முன்வர வேண்டும். ரெஃபரண்டம் நடத்த முன்வர வேண்டும். அந்த மக்களுடைய விருப்பம் என்ன? இன்றைக்கு இந்த அரசு விரும்புவதைப் போல அங்கே சமூக வளர்ச்சிக்காக, தொழில் வளர்ச்சிக்காக, பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக, அடிப்படை வசதிகளுக்காக பிரிக்கப்பட்டிருப்பது ஏற்புடையதுதான் என்று மக்கள் விரும்பினால் இது தொடரட்டும். இல்லை என்றால் அந்த மக்களுடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க அதை மீண்டும் மாநிலமாக்க வேண்டும். 370வது உறுப்பின்படி அங்கே மக்களுக்குரிய தனி அந்தஸ்தை வழங்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஜம்மு காஷ்மீர் என்கிற இந்த மாநிலம் நம்மோடு இணைக்கப்பட்டதற்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது. அவர்கள் நம்மோடு இணைந்து வாழ விரும்பினார்கள். ஆனால் ஒரு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தான் அவர்களுக்கான தனி அந்தஸ்தை எந்த சூழலிலும் பாதிக்க செய்யக்கூடாது. அப்படி அவர்கள் விரும்பியிருந்தால் பாகிஸ்தானோடு போயிருக்க முடியும். ஆனால் பாகிஸ்தானோடு போகாமல் நம்மோடு இணைந்தது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான். அந்த நம்பிக்கை துரோகம் இன்றைக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களின் நம்பிக்கை நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கான அந்த தனி அந்தஸ்து பறிக்கப்பட்டது என்பது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். எனவே தங்களது கனவு திட்டமான ஒரே தேசம்
ஒரே கலாச்சாரம் என்கிற ஜனநாயக விரோத கனவு திட்டத்தை கைவிட்டுவிட்டு இந்தியாவை இந்தியர்களாக நடத்த முயற்சிக்க வேண்டும். இந்தியர்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதற்கு இந்த அரசு செயல் திட்டங்களை வரையறுக்க வேண்டுமே தவிர இந்தியர்களை இந்துக்கள் அல்லாதவர்கள் என்று பிரிப்பதும் இந்துக்களை மேல் சாதி கீழ் சாதி என்று பிரிப்பதும் மக்களை ஒன்று சேர விடாமல் எப்போதும் பிளவுபடுத்தி அவர்களை தமது கட்டுக்குள்ளே வைத்திருந்து தமது கனவு திட்டங்களை நினைவாக்குவதற்காக நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த அரசு முயற்சிப்பது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது, ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. எனவே இந்த போக்கை இந்த நேரத்தில் நான் வன்மையாக கண்டித்து ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை மாநிலமாகவே மீண்டும் அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. All members, Abdul Khalik. I want to start with quote of Rahat Indori. अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल मेरी, नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, अरे सुनो पहले। अध्यक्ष महोदय, ये 2019 में 370 हटा दिया था, ये सच के क्यों? जम्मू कश्मीर का भला होगा, जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में विकास का रास्ता खुला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्या देखा अभी जो बजट लेके आया, इस बजट में आज जो बजट पेश की, इस बजट में क्या है? हेल्थ सेक्टर में 5.47 डिक्रीज है। अगर जम्मू कश्मीर का विकास का जरूरत है, जम्मू कश्मीर का विकास करना है, वहां हेल्थ सेक्टर में वो 5.47 डिक्रीज है। जो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क्स में 6.90 डिक्रीज है। अध्यक्ष महोदय, यूपीए के शासन में जो जम्मू श्रीनगर हाईवे का शुरू हुआ था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, विकास इतना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जुगल किशोर जी ने बताया था जो कैजुअल वर्क का रेगुलेशन मांग रहा है, सच बात है। अभी 60,000 कैजुअल वर्कर दे आर फाइटिंग फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर जॉब। अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत राज का यह जिक्र हुआ, पंचायत राज में जो पैसा दिया गया 2021-22 में 30% अभी तक उसका खर्चा नहीं हुआ। अर्बन लोकल बॉडी में जो पैसा दिया गया 50% खर्चा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, तो ये जम्मू कश्मीर का यह हालत है। जो इतना अगर विकास हुआ, इतना अगर सब कुछ काम किया, तब ये लोग चुनाव नहीं क्यों कराते? क्योंकि इतना विकास होने से जम्मू कश्मीर का लोग भी इन लोग को वोट डालेगा। ये लोग ये चुनाव नहीं कराते, वहां जो डिलिमिटेशन का बात बोलते हैं। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो नियम है, वहां संसद का भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं और विधानसभा के भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। अभी जो डिलिमिटेशन हो रहा है, वहां विधानसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और वो स्टेट को, यहाँ गृह मंत्री जी ने बोला था यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दिलाएगा। कब दिलाएगा? ये बोला 70 साल नहीं लगेगा। लेकिन अभी तक, अभी 2 साल हो गया, अभी तो उसका जिक्र नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये लोग का जब सुविधा होता है, कभी अब्दुल्ला जी के साथ सरकार करता है तब अब्दुल्ला अच्छा है, कभी मुफ्ती साहब के साथ सरकार करता है तो भी ये अच्छा है। और सिर्फ आदत बीजेपी का नहीं है, उनका जो फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनडिवाइडेड बंगाल में फजलुल हक की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे। क्यों था? तो वो नेशनलिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक का मिनिस्ट्री में मिनिस्टर था। अध्यक्ष महोदय, ये सुविधावाद है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कर रहा हूं। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये जम्मू कश्मीर का विकास के लिए ये जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में
ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में अगर हम बजट देखें, ये डिक्रीज भी नहीं, इंक्रीज भी नहीं। ये यूपीए के जमाने में, ये मैं बीच में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कमेटी का विजिट में गया था, वहां क्या देखे, जो यूपीए के जमाने में एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू हुआ, उसका अभी तक काम फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट है, कब तक होगा ये? इसलिए वहां विकास का रास्ता। और यहाँ ये 2 साल में ये 370 हटने के बाद अभी तक 70 केंद्रीय मंत्री, 70 यूनियन मिनिस्टर वहां विजिट किया, उसमें लगभग जितना वहां जो हिसाब आया वहां 200 करोड़ से कम खर्चा नहीं हुआ। फिर मंत्री विजिट करने से नहीं होगा, विकास को रास्ता मिलाना होगा वहां। और जो समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जो वो कश्मीर फाइल का बात बोल रहा है, देखिए ये अच्छा नहीं हुआ। पंडित को, कश्मीरी पंडित को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये नफरत वाले बात दिखा के क्या फायदा होगा? कल अगर कोई नेली जो आसाम में जो कत्लेआम हुआ था 1983 में, उसका ऊपर अगर कोई मूवी बनाएगा या गोधरा के ऊपर कोई मूवी बनाएगा, ज्यादा नफरत अगर सोसाइटी में स्प्रेड होगा, उससे किसी को फायदा नहीं होगा। देश का अगर असली राष्ट्रवाद तो होगा। ये हम लोग ने ये बांग्लादेश का त्योहार का जो गोल्डन सेलिब्रेशन किया, ये सरकार, ये इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए था। इंदिरा जी को बैठे। ठीक है, प्लीज। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत बड़ा बढ़िया लग रहा है। हमारे कांग्रेसी साथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के समय जाना पड़ेगा, जब कांग्रेस CWC में पास करके सदन में चर्चा नहीं कराती थी। अगर बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, असलियत में बीजेपी वालों को ज्यादा मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी आपको जाती है। लोग कहते हमें है, क्योंकि आपको विरोध करना है। कितना ही बढ़िया काम कर दो, खड़े होकर हम विपक्षी हैं, विरोध करना है। लोगों में मैसेज ये जाता है, यार ये कांग्रेसियों का तो दिवाला निकल गया दिमाग का, ये तो बगैर मतलब की बकवास करते हैं, खड़े होकर विरोध ही करते हैं। सब ये जो हनुमान बेनीवाल रुक जा जरा। अच्छा सब बैठो जरा, करते हैं सब। अगर सच में मेक योर पॉइंट, अगर कोई शब्द वापस ऐसा निकला जिस पर आपत्ति वापस लेता हूँ। टाइम इज वेरी शॉर्ट। हाँ सब मैं खत्म कर रहा हूँ बस। सब जब ये सारे बोल रहे हैं टाइम है, मेरे नंबर पे टाइम खत्म हो रहा है। अगर सच में आज के वर्ल्ड के हालातों को देखते हुए अगर अभी भी हम पार्लियामेंटेरियन 370 की चर्चा करेंगे और पिछले साल में पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में विपक्ष खत्म हो जाएगा और ये अपने मर्जी से जो चाहे करेंगे, इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। असलियत में हमें अच्छी चीजों की शुरुआत करनी चाहिए और अच्छी चीजों पे बात रखनी चाहिए, और जो सरकार अच्छे काम करे उसको कम से कम अच्छाई भी ना करो, तारीफ भी ना करो, तो कम से कम खड़े होकर के बगैर मतलब का विरोध मत करो, जिससे कि आम पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार देख रहा है। और बगैर मतलब के अब कोई पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, हनुमान बेनीवाल ने, हमारे साथी ने भी कहा, अरे उस डायरेक्टर को जाके पहले स्टडी करो, उसके पिछले 25 साल की एक फिल्म को देखो। वो 4-5 साल उस पर रिसर्च करता है और हर क्लिप को उठा करके जू की त्यू उसको अपने स्टोरी में पिरो के उसको रिलीज करते हैं। तो मैं मांग करता हूं कि इस तरह की पिक्चरों को बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री करना चाहिए। आपको भी रुक जाओ, भी आपकी तरफ भी आ रहा हूं थोड़ा सा सर। सब ये जो मैं अगर जम्मू कश्मीर, हनुमान बेनीवाल रुक जा जरा, डटा रहे। अगर जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं
जो अगर कोई 370 की बात करे तो लोग उस पर टूट करके पड़ें, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जाके पूरी उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और पूरे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की बाउंड्री से लेकर के और जो इंटीरियर का इलाका है उस पे अगर जाएंगे, सब खत्म कर रहा हूं, वाइंड अप कर रहा हूं बस। जो हमारे साथी अभी हनुमान बेनीवाल ने बोला है, जो गुजर बक्करवाल हैं वहां, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनकी सुविधा देखनी पड़ेगी, उनके लिए ऐसी जेड बनाना पड़ेगा। उनके गाय बकरी भैंसों का काम है, इसीलिए उन्हें बक्करवाल कहते हैं। उनके जो टीचर हैं, जो मौसमी टीचर हैं, 6 महीने का उनको 1 साल का करना चाहिए। सब वाइंड अप कर रहा हूं बस। और जो उनकी पिछले दिनों बगैर मतलब तोड़ फोड़ हो गई थी, उनकी तोड़ फोड़ को कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर, अधिनियम 2006 की प्रक्रिया को अपना करके उनको राजस्व डिक्लेयर करके और उनको सुविधा दी जाती। सब खत्म कर रहा हूं बस। और जो एक आधी बात रह जाता आप भुलवा देते हो, घंटी ब घंटी सब मैं वाइंड अप कर रहा हूं बस। और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये गुजर बक्करवाल, उनकी गुजरी भाषा को भी मान्यता दी जाए, जिससे अगर वो एक हो गए, उनका खान पीन रहन सहन बिल्कुल अलग है, जो करीब 30% है, 29.4%। अगर उनको ठीक कर लिया, जम्मू कश्मीर के सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी और 370 पे जो भी कुछ चर्चा करेगा, लोग उठा के उसका वहीं इलाज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Honorable Member Sri Navneet Singh Bittu. थैंक यू Navneet Singh जी बिट्टू। चेयरमैन साहब, पहले तो वेरी ब्रीफ, कई बार मेरी ख्याल से भाषा का समझ की प्रॉब्लम आ जाती है। आप चेयर पर हैं, बहुत सीनियर एमपी यहाँ पे बैठे हैं और
Sorry? Item number 28. Item number 28. All the reply. No. As per the direction from the Speaker, it is item numbers 24 to 26 be taken together. In case of item number 23, that was the... Your Premchandran ji, if I can, with your permission, say. Yes. Item number 28 relates to demands for excess grants of 2018-19. Yes, it's for Government of India. That's listed today, and therefore this discussion and the reply is also for It that. is listed. It's all come on record, because it is directed only 23 to 26. 24 to 28. No, that footnote, if you're referring to that footnote, may I add with your permission, sir? Yes. That It was already on... announced, sir. Already announced. Yes. Please continue. If you're referring to that particular footnote, on 23 being adopted, we take 24 and 26, but 25 and 28, 27 and 28 are also here listed, and on which the reply is being given. So all the four are being taken, and that is why, for clarity's sake, I start my reply saying that there are 4 items for which today's discussion has happened, and all the 4 are being taken up in my reply, which is, I repeat, supplementary demand for grants of Government of India for the year ending March 22, supplementary demand for grants for J&K for the year ending March 22, Jammu Kashmir's budget for the year 22-23, which is coming year, and excess demand for grants for Government of India in the previous year, that is 18-19, because of some audit-related issues. So, sir, thank you, Honorable Speaker, sir. I will start with giving a small explanation as to why, which Sri Premchandran had raised in the morning. What is the hurry? Why do we have to do this? Why not? I understand his genuine concern. I also appreciate it as a genuine concern that if we give more time, there can be more meaningful participation. However, with the dates being what they are, and some of the supplementary demand for grants, unless it is released before 30th of March, 31st of March of this year itself, we will be having a problem. Although effectively from 1st April, the new budget also comes into play, and for that also the House has to clear it before. But particularly for supplementary demand, I have a little problem in that it has to get cleared, and I still will have to go through the necessary procedure of compliance and also seek the clearance. At least 4, 5, 6 days will pass before I can even get that supplementary demand released before 31st March. So there has been this sense of urgency because of that, for which, Honorable Speaker, sir, you have been kind enough to allow us to put the motion before the House, and the explanation is therefore due. With that explanation, sir, I just want to move on to the largely debated matter of today's. Although the 4 things were listed and 4 things are being discussed, maybe 1 or 2 honorable members spoke about the other items, but generally and naturally, understandably, the discussion has pertained to matters related to Jammu and Kashmir budget. So first of all, I want to say that after the removal of 370, Article 370, 890 central laws have now become applicable to J&K. There are very many honorable members who said, what is the difference? What happened? And I heard Honorable Member Masoodi feeling very emotional about the fact that what had happened, why did this happen? The matter is in the court, you shouldn't be executing. Sir, what was denied to the people of Jammu and Kashmir for over 70 years, even one of the last speakers, Nagarji, was referring to Bakarwals and SCs and people of that. Will we be giving them their rights? They were denied rights for 70 years, and removal of Article 370 is the one which gives us now the equipment to be able to serve them. I've heard stories of how after the accession, Valmikis were taken from Punjab and Haryana because they were needed, and I hate to say it, and I have a sense of shivering within me when I'm saying this. They were taken because they wanted to have them do all the public service. Yes, yes.
professor, I thought, would be very well informed of these sort of things. They were taken, sir, with a promise that they were going to be part of the public service. And being taken there, what the rest of the Valmikis in this country had been given by Dr. Ambedkar, who gave the constitution with that sensitivity, did not get those rights, which rest of the country's Valmikis got, but not in J&K. So I'm very grateful to Honorable Member Nagar who raised it, saying, मिलेगा, उनका हक मिलेगा, जरूर मिल रही है अभी. 370 हटाने के बाद मिल रही है उनको. Removal of 370 has enabled that which Dr. Ambedkar has given for the rest of the country for the scheduled caste and scheduled tribes is now available for them, not when Article 370 was in prevalence. So 890 central laws which this august House has over the decades discussed have never been applied to J&K. So they have become applicable. Unjust and discriminatory laws, again, that is very important to bring in parity. Discriminatory laws were removed. They existed there under 370. I just can't believe that in this country, repeatedly a lot of members are, with a sense of mocking in their tone, say, oh, is country ka ek nishan, ek. Yes, it was a nara, it was a slogan with a lot of feeling. This country cannot have two symbols, two prime ministers and two constitutions. When we have a constitution which we respect, we revere. And every time we know the kind of people who have given that constitution to us. And we all respectfully raise the name of Dr. Ambedkar. So if Dr. Ambedkar's given constitution is so valuable for the rest of the country, it's not valuable to J&K. And there are several members who ask us the question. But not a voice was raised. Hare, why not Article 370, which is not allowing us to take Dr. Ambedkar given constitution to J&K? Why are we not being allowed to take? वो आवाज कभी सुनने में नहीं आया. अभी हटने के बाद पूछ रहे हैं क्यों हटाना था क्या? बिल्कुल हटाना था. Removal was necessary. It was delayed. It was delayed, and I'm grateful. As per the repeated manifesto promise of Bharatiya Janata Party, we have fulfilled that promise given to the people of this country. And it is only after that Dr. Ambedkar's dream is coming through even to the people of Jammu and Kashmir. So unjust laws have been removed. 890 central laws are reaching them. They did not even have a human rights commission till such a time lots of noise was made and Supreme Court had to comment on it. Women's commission were not there. SC/ST commission was not there. So, is this justice or not now? 250 state laws have been repealed. 130 state laws have been modified. So much of change had to be done to even get them at par with the rest of the country. 70 years that parity was not there. So, as a result, a whole lot of financial reforms have also been taking place. I heard Ravneet Singh ji talking about Manrega, what's happening on it. 1,727 crores have been devolved under Manrega to J&K. 73rd and 74th Amendment, Panchayat Raj related amendments, about which we constantly hear Congress party saying, Sri Rajiv Gandhi brought it in. Agreed. But you didn't care to have that brought in J&K. As a result now, when it has come into J&K, 27 functions have been transferred to the PRIs and 7 departments transferred to urban local bodies. Not there. Whereas the rest of the country was enjoying it. So, several financial reforms have also been taking place, sir. I will get into the details of how many projects, what, a little further. But I just wanted to put the context before us. I just wanted to also highlight the fact
that the larger interest of J&K has been well addressed after the 370 removal, Article 370 removal. I'll specifically address the issues related to the budget and the budgetary proposals because a lot of honorable members have raised the question, particularly starting with Sri Manish Tiwari asking about employment. What is happening in J&K? Is employment improving or not? Very quickly, I'll give you the figures and get into specifics, sir. As per CMIE, that which monitors the Indian economy, in January alone, February, at the end of February, from some time years ago, where it was 22% unemployment rate has come down to 13.2%. I'll just quickly tell you, in 2016, it was 20%. In 2017, it was 13%. In 2018, it came down to 12. 2019, it went up slightly to 16. And 2020, it reached 14%. And in 2021, as a whole, it had come down to 15, but further came down at the end of February to 13.2%. So this is not something which can go unnoticed, that the number of unemployed was far higher than what it is today. Sir, no. Sir, I'll give you some of the figures which will be important to understand the levels of newer employments which are being created. In the last 1.5 years, sir, 11,000 appointments have been made in various government departments in a fair and transparent manner. I'll let you know later as to why I need to add this line, fair and transparent manner, here. Second, sir, children from disadvantaged and poorer sections have secured jobs on the basis of merit and turning their dreams into reality, and that is one thing which has to be noticed in this recruitment process being transparent. That's the benefit which has reached people from disadvantaged sections. 20,323 additional posts at various levels have been identified and referred to the J&K Service Selection Board for the recruitment. The process already has commenced. Besides this, 1,850 appointments have been made in J&K Bank alone at various levels in a fair and transparent manner again. As many as 137,870 youth have been provided assistance in their entrepreneurial ventures under various self-employment schemes and programs. This is simply only on employment opportunities in J&K. We also have heard a lot of honorable members rightly say, unless tourism improves and people start going to J&K, it will not create opportunities for greater employment, because after all, J&K is very well known for tourism. And I was glad to hear a lot of honorable members who have visited J&K post 370 being removed and have seen what is prevailing there on their own. I would like to say, sir, the highest ever tourist footfall of 50 lakhs, 33,966 is recorded. That many number of tourists visited J&K in October 2021 to January 2022. So just before the onset of that Chillan Kalan, as you call in J&K, between October and January 2022, this is the number, 50,33,966 are the tourists who have reached J&K. During December 2021 alone, and I'm talking of Valley specifically, not Jammu, they could be pilgrim tourists. No, just the Valley. 1.43 lakh tourists visited the Valley alone, and that's the highest in last 7 years. So that wouldn't have been possible if the environment was not conducive, and therefore the impact on hotel occupation and also the tourist operators and everything else is there for all of us to see.
And this is not one-off. There are figures available since August 2021. I don't want to take the Honorable House's time on it, but I shall certainly put that on the table of the House. So there was also questions asked about, it's all right, you said you'll have a lot of investment coming into J&K, only locally resident people are putting money, nothing is coming from abroad, or nothing is coming from rest of the country. I'll just give you how the investor-friendly J&K campaign has paid off, and in that, the government's outlay itself was 28,400 crores under the new central sector scheme for industrial development in J&K. 44,177 crores of rupees investments. Proposals have already been received. Employment potential from that is 1.80 lakhs. Land for the projects worth 14,000 crores have already been approved. And in the Kashmir division, this is for 5,000 crores, and in Jammu division, this is for 9,000 crores. So I want this to be placed here, and most of these is from people from outside of J&K. So investment is being attracted, and they are coming. There need not be questions which go without an answer. Certainly, these are the kind of figures for the answers. Speed and efficiency and the quality with which developmental projects are getting completed, sir, I certainly want to highlight that. In 2018 and 19, 9,229 projects were completed. In 2019 and 20, 12,637 projects were completed. In 2020-21, sir, 21,943 projects got completed. In 21-22, which is ending this March, 40,000 projects have been completed, and they will be some of them will be completed by the end of March this year. So that is the difference and the speed with which projects are getting completed. Now, registration has been brought under the Jammu and Kashmir Public Service Guarantee Act, and as a result, since 2019, 1,44,200 registrations have happened, and the value of this is 775.93 crores. So figures are available, it has all been distributed, so the doubts that are in the minds of honorable MPs about actually is it happening? Yes, it is happening, the figures are there, and they speak for themselves. So there was this concern about, it's all right, but terrorism is still on. There is no difference. That is why you're clamping down. I want to give them a true picture, sir. 229 incidents were reported in the year 2021 as against 244 in 2020. There's a 33% drop in the number of police and security personnel martyred from 63 in 2020 and 42 in 2021. So there is a 32% decline in terrorist recruitments. In 2021, sir, 112 youth joined terrorist ranks as against 164 in 2020. Out of those 112 newly recruited terrorists, 72 are eliminated and 22 arrested within a very short span. So containing terrorist recruitment, and if they are already recruited and they are active, arresting them and eliminating them has also been the highest now. 33% decrease in infiltration, sir. 34 net infiltrations took place in 2021. The corresponding figure for 2020 was 51. So from 51, within a year, it's come down to 34. 90% decrease in, this is very important, 90% decrease in ceasefire violations. 98 incidents reported in 2021 as against 937 in 2020, the year before. So a drastic difference, sir, in the way in which things are improving.
12 incidents. Now, we all read in the papers about drones coming into J&K. Do we detect them? Do we not? Do they have a payload? All this. 12 incidents of weapon payload dropped by drones reported in 2021. Many of these drops successfully intercepted by us, by our security forces. They were not allowed to drop and do the damage. They were intercepted. Seizure of large quantity of arms, ammunition, and explosives, and arrest of terror associates have all taken place. So, there is a significant difference in the way in which terrorists are being contained and damage is not being allowed because interception is happening at right time. So, also on the business laws, again, Honorable Member Manish Tiwari, while talking about it, saying a lot of businesses have lost because of pandemic or because they were not allowed to do their business. I just want to highlight, sir, 1,353 crore rupees has been given as economic revival package by Prime Minister Modi for Jammu Kashmir post 370 removal. And 750 crores of rupees has already been provided to 3.44 lakh account holders as 5% interest subvention so that their businesses can be carried forward. Besides, 50% waiver is given for 6 months on their electricity charges and water charges. And that waiving has also been completely cleared. And when we say waiver, they don't pay, but the government pays. So it's not as if in some areas we get to hearing, waiver promise karte hain, waiver खरा देते हैं, मगर कोई power supply करने वाले का पैसा भरते नहीं है. मतलब I probably even win votes by asking for, I will give you waiver of electricity, give me votes when I come to power, I will give. They probably allow it, but neither the people who consume electricity nor the government pays for it. Whereas here, the government has ensured 6 months of waiver was provided, but that has been provided for in the budget. Repeatedly, we've heard quite a lot of people questioning if the budget's larger component, a significant portion of the budget, is only going to Home Ministry, so nothing is reaching the people of J&K. That's not true. 10,831 crores, which is almost 10% of the total budget, is what has been spent on Home Ministry and security related, which is just 10%, and not 63 or 73% as was pointed out by many people. That's, I'd like to correct that figure, sir. Similarly, the grants under MHA, the Government of India grant under MHA to J&K is 35,581.44 crores for this forthcoming year, budget year 22-23, as against 30,757 crores in the current prevailing budget 21-22. So that is a grant which goes towards activities in J&K, and in that 15.69% increase is provided within 1 year. So that's not going for security purpose, that is actually grant given for activities in the state. So we need to differentiate between the two and then say it is all going to Home Ministry because the money is going for security. No, for security I've given you a figure, and separately the grant which goes for the state's developments. So there was just broadly a question on the connectivity in J&K. Is it actually improving? What are the kind of things which are happening there? On the connectivity, based on the status of infrastructure projects, I want to just give a comparison between prior to 2019, what was the situation, and what is it currently. Road length, sir, 39,345 kilometers prior to 2019. Now it's 41,141 kilometers post 370. Percentage of BT roads prior to 2019, 66%. Now it is 74%.
average of macadamization of roads, 6.54 kilometers per day. That is the average number. Now it's 20.68 kilometers per day. Where is 6.54? Where is 20? There was no provision for or scheme for repairing potholes in the roads. No provision at all before 2019. Now, pothole-free road program has been initiated. Target for 21-22, which will get completed now, is to make 5,900 kilometers of effective road length totally pothole-free. So movement within Kashmir is going to be far better. In that 5,900 kilometers, 4,600 kilometers work is already completed. So, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Sir, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana road length achieved in a year. Prior to 2019, 1,622 kilometers is what they did in a year. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, एक साल का नंबर था 1,622 kilometers. Now, 2,127 kilometers in a year. So, Pradhan Mantri GSY national level ranking में 12वीं रैंकिंग में थे 2019 से पहले, अभी 4वीं रैंकिंग, 4th रैंक. जम्मू से डोडा ट्रैवलिंग टाइम था 2019 से पहले 5.5 घंटा, अभी 3.5 घंटा, 2 घंटा का बचाव. जम्मू किश्तवाड़ ट्रैवलिंग टाइम 2019 से पहले 7.5 घंटा, 7.5 hours, अभी just 5 hours. Sir, the railway project between Udhampur, Srinagar and Baramulla had missed several deadlines before 2019. Abhi target date for completion is साल September 2022 खत्म हो जाएगा पूरा. Other things on connectivity, sir. Sir, 3 things आपके सामने रख रही हूँ. 4 national highway projects being completed during 2022. 4 national highways. Execution of Delhi-Amritsar Katra Expressway being taken up. इसके बारे में बहुत चर्चा हो. Under Bharatmala, 10 new road, which is also tunnel wala roads, projects have been already agreed by MORT, Ministry of Roads and Highways. So, सिर्फ डेटा मेरे सामने है, मैं जरूर रखना चाहती हूं. ऑलरेडी उसका पिक्चर मैंने दिला दिया. फिर भी सीज फायर वायोलेशन सबसे ज्यादा 971 2017 में, और उससे पहले 583 2014 में, 347 2013 में. ऐसे जब हंड्रेड्स का संख्या में सीज फायर वायलेशन होता था, अभी 2021 में 666 हुआ, मगर उसमें सिविलियन का एक भी मौत नहीं हुई. सिर्फ 2 सिविलियन घायल हुए, मगर कोई मरा नहीं. इन्फिल्ट्रेशन भी सर 200, 489, 277, 419 ऐसे जब नंबर्स थे, 2021 में सिर्फ 77 इन्फिल्ट्रेशंस हुआ, उसमें 12 लोग को मरवाया, और कुल मिलाकर के नेट इन्फिल्ट्रेशन आखिर हुआ तो 34 ही हुआ. बाकी समय तो 90s में नंबर था. मैं पूरे हर एक साल का फिगर अभी नहीं पढ़ रही. लॉ एंड ऑर्डर मैटर एक विषय सामने रखना चाहती हूं सर.
स्टोन पेल्टिंग, हम J&K के बारे में बहुत दुख से सुनते थे, स्टोन पेल्टिंग हर समर में। 2,794 stone peltings in 2010, 2,888 in 2012, 1,596 stone pelting in 2013. Sir, 2021 का आंकड़ा 173 only. उसमें कोई सिविलियन मरा क्या? नहीं, एक भी सिविलियन मरा नहीं है। घायल हुए 48। सो सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई मरा या क्या? नहीं, कोई सिक्योरिटी फोर्स शहीद नहीं हुई स्टोन पेल्टिंग के वजह से। सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई इंजर्ड है क्या? हाँ, 30 लोग का इंजरी, घायल हुआ, बस उतना ही। जब 2010 में 5,188 सिक्योरिटी पर्सनल का इंजरी, घायल हुआ करता था उस समय 5,000 के संख्या में, मगर अभी सिर्फ 30 लोग का घायल हुआ। सर, कश्मीरी हिंदूज का हालात 1990 जनवरी 19, वो तारीख अगर मैं ठीक याद कर रही हूं, हर साल दुख के साथ हम सब बात करते हैं। लोग इतने भयभीति से बाहर आए, उनके लिए क्या आपने क्या वायदा दिया, मगर क्या किया आपने? प्रश्न सब लोग पूछे थे। I'll just give you the specific details. 1,025 transit accommodations have already been completed for Kashmiri Hindus, Pandits in Kashmir itself, in the valley. 1,488 units are at different stages of construction, and work on 2,744 units have already been initiated. 4,678 posts of Kashmiri Pandits filled in Kashmir Valley itself. भर्ती किया गया है 4,678 लोगों को भर्ती जॉब्स में भर्ती किया गया। Cash assistance and food grains are also provided as relief to such people who have been filled in these units for accommodations and in transit accommodation. So, Kashmiri Hindus, Kashmiri Pandits के ऊपर प्रश्न पूछने वाले सबको हम वादा पूरा करते हैं। उस प्रोसेस को मैंने आपके सामने रखा हूं। जरूर हमारे प्रॉमिस को हम पूरे करेंगे। सुनो सर, सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत चर्चा हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है, क्या चीज है? मसूदी साहब भी उसका प्रश्न उठाए। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज हाई बिकॉज ऑफ मेजर सेंट्रल स्कीम्स, पेंशन, पावर परचेज, आयुष्मान भारत सेहत स्कीम, and also interest is all covered under the revenue budget. Naturally, it is going to be high. However, due to various expenditure reforms that is being undertaken, ये धीरे-धीरे कम होते आ रही है। मगर, I remember Honorable Member Supriya Sule saying, decrease in allocation, बहुत सारे आपने माइनस इतना पढ़ा है। मैं आपके सामने फिगर रखना चाह रही हूँ सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नेगेटिव बहुत सारा हम दिखा रहे हैं। पब्लिक वर्क्स में -8.76%, जल शक्ति में -1.42%, हॉस्पिटैलिटी में -4.72%, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड इन ऑल सेक्टर्स। वही जल शक्ति को +282% एलोकेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 390.88% प्लस हुआ है। इरिगेशन में
प्लस 60.91% हुआ है। इंडस्ट्री में 33% प्लस हुआ है। टूरिज्म में 11% प्लस हुआ है। रूरल डेवलपमेंट में 8% प्लस हुआ है। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके तहत संपत्ति आप क्रिएट करेंगे, असेट क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च होता है मगर उससे मल्टीप्लायर कुछ नहीं मिलता। इसीलिए रेवेन्यू कट करके कैपिटल में ज्यादा खर्च उठा रहे हैं। सर, ऑल्सो क्वेश्चंस वे रेस्ड। ये अमृत प्रोजेक्ट का क्या हो रही है, स्मार्ट सिटी का क्या हो रही है, सुप्रिया जी आपने उठाए उस विषय को। प्रायर टू 2019 सर, अमृत प्रोजेक्ट 34 प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुआ है, मगर प्रेजेंट स्टेटस 64 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर अमृत। स्मार्ट सिटी कंप्लीटेड 2019 से पहले 47 कंप्लीटेड थे, अभी कंप्लीटेड 94। हर विषय में डबल 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 का रेट दिखा रहे हैं, चेक भी करिए आप। फिर हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्या इनिशिएटिव्स लिया गया, बहुत सारे माननीय मेंबर्स उसका प्रश्न उठाए। ऑफ कोर्स, हाँ, ओनली JNK, आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑन JNK। सर, हेल्थ सेक्टर का इनिशिएटिव्स क्या है? सिर्फ JNK के लिए 2 एम्स, 7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 15 नर्सिंग कॉलेजेस, 881 crore released under PMDP, 600 MBBS seats, 68 PG seats and 140 DNB seats are added newly. ये सब हेल्थ का ही है। आयुष्मान भारत, मुझे हमारे लेह से मेंबर, लद्दाख से मेंबर उस विषय को बहुत ही अच्छा सा बोले, मैं उसको दोबारा याद दिलाना चाह रही हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत हर नागरिक को एक्सटेंड किया गया है। 100% कवरेज, 100% कवरेज। सर, एम्बुलेंस सर्विस जो 102 और 108 नंबर में चलता एम्बुलेंस, उसमें 211 नया एम्बुलेंस जोड़ा गया। फिर 100% वैक्सीनेशन कवर हो चुका है कोविड का। डॉक्टर भारती है इधर। 2 500 बेड्स का, एक हॉस्पिटल में 500 बेड, दूसरा हॉस्पिटल में भी दूसरा 500 बेड वाला 2 हॉस्पिटल DRDO के द्वारा स्थापित हो गया है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 500 बेड ईच हॉस्पिटल्स ऑलरेडी स्थापित हो गए हैं। सर, हेल्थ में 3 अभी तक नहीं हुआ सर। 3 अभी तक नहीं हुआ। खूब भालो यानी बांकुड़ा, पुरुलिया, सिलीगुड़ी हाईनी। मैडम, आप बैठे बैठे अलग संसद चलाने लग जाते होंगे मंत्री जी। थैंक यू सर। सर, कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि हेल्थ का एलोकेशन में थोड़ा कम है, इधर कम है, उधर कम है। मैं क्लियरली विषय सामने रखना चाहती हूँ। पहले एक इंक्रीज एलोकेशन था हेल्थ सेक्टर में प्रीवियस इयर्स में इन व्यू ऑफ PMDP एंड कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स। वो मिटिगेशन फंड्स मिला था।
More than 300 crores were raised from World Bank as well. Now, this funding under the PMDP World Bank fund has been stopped. And therefore, you find that under that heading, there is a decrease. But that was utilized and that is complete. Similarly, Public Works Department में PMGSY 2, Phase 2, the funding was completed. Therefore, the allocation is less in PWD sector. So, if you've raised that question as to why it is low here, there is clear reason. It's not allocation being reduced, but the project is completed. Sir, I can't see the member here, but Member Srinivas Reddy from YSRCP had asked this question as to what is happening to the Dal Lake. Are you doing something about it? The western foreshore road along Dal Lake to be constructed. The work is started on it. More indigenous lake cleaning machines are to be procured. 1.5 square kilometer area to be cleared of all those weeds which have grown, and that will be done during 22-23. De-weeding and dredging will be conducted along the shoreline in 1.5 square kilometer area during 22-23. Dredging of acquired land near the western side of the lake for 60,000 square meters in 22-23, which is also to be converted as a part of the lake. वो भी झील बन जाएगा, उसका भी जमीन खरीद के. सर, फिर handicrafts and also handloom को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? Artisan credit card facility has been extended with 7% interest subvention. 7% interest subvention. So आप अगर 8% interest में लोन लेंगे, 7% सरकार देगा, सिर्फ 1% handicraft वालों देना है. Enhancement of loan slab from 1 lakh to 2 lakhs. जिनको 1 लाख तक लोन मिलता था, अभी उनको 2 लाख तक देने का प्रावधान कर चुके हैं. No export subsidy with incentive of 10% of total volume of handloom. Export subsidy is being given. Then 7 crafts including pashmina, shawl के ऊपर बहुत सारा चर्चा हुई. 7 crafts including pashmina and carpet have all been registered under the GI, which is a very good indicator for their geographical area in which they are being made. Anything else being called pashmina will not be acceptable. GI mark उनको ही मिला है और मिलवाने के लिए हर कोशिश सरकार ही किया और उनको 6 और क्राफ्ट्स के साथ पश्मीना का भी GI उनको रजिस्ट्रेशन हो गया है. सर, जन धन योजना जो पूरे देश भर में 44 करोड़ तक कस्टमर्स हैं जिनका अकाउंट हो चुका है पीएम जन धन योजना में, उसमें 25 लाख जन धन अकाउंट्स जम्मू कश्मीर का है और ये पहला जितने भी था 15 लाख कुछ था, अभी वो 25 लाख तक पहुंच गया है. सो उन जनधन अकाउंट्स में 1,445 लाख रुपीस लाख करोड़ जमा हुआ है. पूरे देश में 1.48 लाख करोड़ उनके अकाउंट में जमा, जब 44 करोड़ का अकाउंट है, इधर 25 लाख का अकाउंट है. सो जम्मू कश्मीर में वो भी आगे बढ़ रही है. I remember Member Bhartrihari Mehtab ji talking about DBT. DBT JNK में सफलतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है. टोटल अमाउंट सिर्फ JNK के लिए 9,487 करोड़ क्यूमुलेटिव फिगर है, ऑलरेडी DBT के द्वारा अकाउंट्स में चला गया है. 892 करोड़ अमाउंट करंट ईयर में गया, उससे पहले अमाउंट क्यूमुलेटिव है. 1.83 लाख फार्मर्स किसान सम्मान निधि के तहत 1.83 लाख फार्मर्स को 1,000 से ज्यादा 1083 करोड़ मिला है जम्मू कश्मीर में पीएम किसान सम्मान निधि.
सर, पूरे देश में स्टार्टअप्स का माहौल इतना उत्साह से बढ़ रही है, J&K में भी बढ़ रही है। 1,198 startups have been registered in J&K. More than 200 startups have been funded already. Funding to startups is approximately 250 crores. So, emergency credit guarantee scheme के तहत भी जम्मू कश्मीर में MSME यूनिट्स के लिए बैंक क्रेडिट कोविड के समय दिया गया है। 1,843 crores of rupees MSME के लिए कोविड के समय का कार्यकाल में उनको उनके अकाउंट तक दिया है, डिसबर्समेंट भी हो गया है। तो ऐसे मुद्रा भी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी, उन सब का डिटेल्स है। मैं हर एक डिटेल में जाने रही हूं, मगर डेटा अवेलेबल है सर। सर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर जसबीर सिंह गिल जी बहुत चिंता व्यक्त की है कि उधर डेवलपमेंट के लिए। माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य नहीं रहते ना, मैंने उसको गंभीरता से लिया है कि बोलकर चले जाते हैं और गंभीर चिंता का विषय है। आप उनका जवाब भी मत दो। ठीक है, ठीक। सो वो इश्यू मैं रहने देती हूँ। और उनकी पार्टी से भी कहूंगा कि आइंदा उनको वक्ता भी मत बनाएगा। ठीक है सुरेश जी, जो बोलकर चले जाते हैं। Sir, N.K. Premchandran ji had raised this issue of demand number 5 is missing. What are you doing about it? Sir, demand number 5 pertain to Ladakh. Presently, we do not have a reply to actually address that issue of why that has been left. But क्योंकि ये एडवाइस अकाउंटेंट जनरल के द्वारा ही लेकर के हम करते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान दिलाएंगे। मगर इफ दैट सीरियल नंबर इज एडजस्टेड बिलो 5, 6, 7 and 8 and so on, क्योंकि 5 नहीं है, 6 5 हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, ये नॉर्मल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। बट इफ दैट इज डन, there would be a bit of a correlation problem when you're comparing it with other earlier reports. So between the previous account and the future accounts, there should not arise any difficulty. So this is as it is presented, with 5 being left open. But we'll certainly talk to the accountant general and see how best we have to reconcile this. But you have highlighted this and I've taken note of it. So Manrega ka matter I can't say because the member is not here. सर, दुख के साथ एक आध विषय में सामने रखना चाह रही हूँ। हसनैन मसूदी जी बोले एक फेक नॉर्मलसी है 2019 के बाद। ये फेक नॉर्मलसी नहीं है। पूरे देश में 1947 के बाद जो नॉर्मलसी धीरे धीरे आ रहा था, उसमें J&K शामिल नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 370 के आड़ में आकर के कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मगर हमें इधर से देखने में नॉर्मलसी बिलीव कर रहे थे हम। सो वो था फेक नॉर्मलसी। हसनैन मसूदी जी, जरा आप मेरा बात थोड़ा कड़वा लगता तो भी माफ करिए, मगर फेक नॉर्मलसी आपका नहीं है। 370 हटाने से पहले जो था वो था फेक नॉर्मल। मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों उसको मैं फेक नॉर्मल बोल रही हूं, क्योंकि भारत के संविधान उधर लागू नहीं था। So that was fake normalcy, and all of us kept quiet. But BJP was saying Article 370 है, इसमें स्पीड ब्रेकर नॉर्मलसी अचीव करने के लिए, ट्रू इंटीग्रेशन करने के लिए स्पीड ब्रेकर था आर्टिकल 370। सो हसनैन मसूदी जी, फेक नॉर्मलसी अब नहीं है, अब ट्रू नॉर्मलसी है, फेक तब था। और राइट टू हैप्पीनेस टू चाइल्डहुड, इफ आई हर्ड यू राइट, you said there is a right to happiness to childhood which was there in J&K. अभी क्या हो रही है, वो भी दुख के साथ मैं बोलना चाह रही हूँ। Right to the happiness of childhood was only reserved for some families.
The few families which were wielding political power, children of others were all in their respective little gaon, not even having a right to proper education or even right for democratic means of getting elected. अब वो युवा सब आ रहे हैं पंचायत में इलेक्शन में भाग लेने के लिए, वो भी right to happiness but only for some families. फिर हाँ, right to happy childhood, good thought, very good thought, but happy childhood किसका? Yeah, but whose right to happy childhood? Only for those select few elite families. Then three parivar. I'm rightly being reminded. So then Constituent Assembly, Delhi Agreement, PMAY, teachers, colleges, Avantipura Airport. You had a lot of things to say about. I just want to say, you are mentioning all that now. You were in power, sir. Till before August 2019, you were in power. You could have done all this. अभी प्रश्न हमसे पूछ रहे कि टीचर्स के लिए क्या कर रही हो, कॉलेजेस के लिए क्या कर रही हो, ये सब आप करते तो हम करने का आवश्यकता अभी नहीं है, अब प्रश्न पूछने का आवश्यकता भी नहीं होता, मगर नहीं किया, इसलिए हम कर रहे हैं अभी. सर, मैं जब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही थी, बार बार फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का शब्द को मैं उपयोग की. Why is that? Illegal recruitments have been the norm before Article 370. Recruitments होता था, मगर पता नहीं किसका भर्ती हो रही है, किसका नहीं हो रही है, कौन भर्ती करने के बाद जॉब में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सब कोई किसी का पता नहीं था सर. Illegal recruitments भी हुआ है. That has been the norm. Prior to 370, illegal recruitments was the norm. Backdoor appointment, किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का कोई, किसी का दामाद, इन सब का अपॉइंटमेंट लगातार J&K में होता था. After the abrogation of Article 370, sir, recruitment, जिसका नंबर मैंने पढ़ा, जिसमें जो वर्ग अभी तक वंचित रहे उन सबको जॉब मिला, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, इसीलिए मिल रहा. बैकडोर अपॉइंटमेंट्स आर नॉट एनकरेज्ड नाउ, वी स्टॉप्ड इट. डेली वेजेस हैव आल्सो बीन एंगेज्ड विदाउट एनी रूल और ड्यू प्रोसेस. सो किस वर्ग के ऊपर आपकी चिंता था? डेली वेज वर्कर्स का भी न्याय से एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, उनका बेनिफिट्स भी नहीं हुआ, इसीलिए उस समय का आर्टिकल 370 से पहले समय का बातें के लिए हम अभी याद दिलाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी सिस्टम बेहतर हो रही है. सर, अभी 2-3 दोबारा थोड़ा कड़वा सच को बोलना चाह रही. कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए 100-200 इतना ही हुआ, आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हो? सर, उस समय का 2-3 सच्चाई हम याद करना चाहिए. जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती. नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर. हस्बैंड के सामने वाइफ का, यू विल अंडरस्टैंड सर. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened. You will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका. नहीं, that didn't happen. Denial. आज भी डिनायल हो रही है. और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए. इवन नाउ
ये मैं दुख के साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जा करके चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं, और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिलीफ, कांग्रेस पार्टी के बिलीफ, सेपरेटिस्ट का लॉन्ग बैटल है, ये सेपरेटिस्ट एंड दोस हू स्टैंड फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए जो लोग हैं उनके और सेपरेटिस्ट के खिलाफ वाले बीच में आपस में झगड़ा है, इसके वजह से उधर दुख हुआ। मगर सच्चाई में बोलूं सर, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हसनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था JNK में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए। ये भी सच है जी। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए, और ये लोग मरे, रेप हुआ, और उन सबको बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया। आज भी कांग्रेस कल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस उसको डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस्ट का और देश के खिलाफ लड़ने वाले सेपरेटिस्ट का और देश के आमने सामने के लड़ाई। अगर वो सच है सर, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, JNK का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया, उनको इनवाइट किया? क्या सच है? आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ, दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ करके, तीसरा ये लोग भाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उन्हीं के अपने देश में। फिर कल सुबह तक कांग्रेस का ट्वीट्स में ये आ रहा है कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ झगड़ा हो रही है, ये सेपरेटिस्ट वर्सेस भारत देश है। अगर वो सच है, फिर क्यों सेपरेटिस्ट को आपके प्रधानमंत्री जी के पास लेके गए, जो हमारे एयरफोर्स के लोग को मराया? सर, मैं किसी का नाम नहीं ली, मगर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि नहीं गए? कल का ट्वीट सच है कि नहीं सच? और सर, मैं ये भी बोलूं, ये सुन लीजिए, जरूर ये सुनिए, ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलीविजन चैनल में, ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी चैनल में जाकर के कंसीड किया, माना कि हाँ, मैं एयरफोर्स के अधिकारी को मराया।
सर, मैं आपके अनुमति से ये बात बोल रही हूँ सर। ये सब हुआ और आज हमसे पूछ रहे हैं, सर, अगर ये ट्वीट क्यों हुआ कल? ट्वीट उनके आपके ऑफिशियल हैंडल से क्यों हुआ? सर, आखिर मैं ये बात खत्म करना चाह रही हूं, मेरी बात। आज भी जम्मू कश्मीर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए खर्च कर रहे हैं। हम भारत के अंग हैं। बहुत सारे एमपी बहुत बात बोले कि पीओके के खर्च भी अगले साल करना। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट के लिए पूरे कटिबद्ध है हमारे सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी। धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची की स्तंभ 2 में भाग संख्या 1 से 4 तथा 6 से 36 के सामने दर्शाए गए मांग के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदान की मांगे पारित हुई। अब मैं वर्ष 21-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 3, 8, 15 से 19, 26, 30, 32 और 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगे पारित हुई। अब मैं वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे तृतीय बेस सभा के मतदान के रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान के अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 2 में भाग संख्या 1 से 13, 15, 17 से 27, 29, 31, 33 से 36, 39 से 44, 46, 50 से 54, 56 से 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75 से 78, 80, 84 से 94 और 96 से 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से
राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2021 से 2022 के लिए अनुदान की अनुप्रम मांगे तृतीय बेज पारित की जाती है। अब मैं वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगे सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की अतिरिक्त मांगों की सूची स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष 20 और 21 के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान के अतिरिक्त मांगे के लिए। नाउ सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 28A, माननीय मंत्री जी। Sir, demands for excess grants for that's 28 हो गया सर, मेरे पास 28 एक मिनट 28 एक मिनट सर 28 हो गया ना सर? नो 28 है, yes I have it, ये है ना sir. I move to leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services for the financial year 22-23. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 28B। हाँ सर, I seek your permission to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 22-23 be taken into consideration. प्रश्न ये कि खंड 2 और 3 आइटम नंबर 28B सर, 28B B 28B प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I also move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28C, माननीय मंत्री जी। Sir, I move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 21-22. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Use the bill. आइटम नंबर 28D, माननीय मंत्री जी।
Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 21-22 be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 और 3 विधेयक अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28E, माननीय मंत्री जी। Sir, I move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 21-22. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 28F। Sir, I move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 21-22 be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28G। Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on 31st day of March 2019 in excess of the amounts granted for those services and for that year. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरे स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पूरे स्थापित करें। So I introduce the bill. आइटम नंबर 28H। Sir, I move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent